नमस्कार दोस्तों। आकाशदीप एजुकेयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पॉलिटी का क्लास 1 का की थी, संविधान की आधारभूत विशेषताओं की। आज हम संविधान की आधारभूत विशेषताओं की सेकंड क्लास, और ये हमारी इस टॉपिक की अंतिम क्लास होगी, संविधान की किसकी, आधारभूत विशेषताओं की। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पूर्व कुछ स्टूडेंट्स के जो है टेस्ट सीरीज से रिगार्डिंग डाउट्स थे, तो मैंने पहले कहा कि सर ने बहुत मेरे को सपोर्ट किया है एएल क्लासेस। तो सर ने ये भी कहा कि सर अगर आप क्वेश्चंस वगैरह बना करके दे देंगे तो हम इन सर का ऐप है एएल क्लासेस, इन्हीं के स्टूडियो से, सर के स्टूडियो से मैं ये क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सर का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अलग से फोल्डर बना दिया जाएगा अपने आकाशदीप एजुकेयर के नाम से। और सेकंड थिंग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रेड का जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक कोई टेस्ट सीरीज पेड पेड टेस्ट सीरीज कोई सी भी जो है हमारे द्वारा नहीं चलाई जाएगी। नो पेड पेड टेस्ट सीरीज, पेड कोर्स लॉन्च करना, इस तरीके का कुछ भी नहीं किया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स के इस तरीके के जो है मैसेज आ रहे हैं, सर क्लासेस डाल दो, हम तो पेड क्लासेस जो है लेने के लिए तैयार है। टाइम का इशू है, नहीं तो मेरे को पेड, ये थोड़ी इशू है कि पेड की वजह से जो है मैं नहीं डाल रहा हूँ। टाइम का इशू है, टाइम नहीं मिल रहा। तो ये जो एएल क्लासेस है, इस पे आपको टेस्ट सीरीज मैं रोज के 10 क्वेश्चंस वगैरह 5-6 दिन के बाद में डेली सर को भेज दूंगा, और उसकी जो है प्रूफ रीडिंग भी वापस कर लेंगे। और टेस्ट सीरीज, सबसे बड़ी चीज जो फैक्ट है, ये पेड नहीं है। आगे भी ये पेड नहीं रहेगा। जब तक कि हमारी ग्रेड 1 का एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक ग्रेड 1 इस आकाशदीप एजुकेयर से किसी भी प्रकार का कोई पेड कोर्स वगैरह न तो लॉन्च करूंगा मैं, न टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा। 11 रुपये 21 रुपये इस तरीके का कुछ भी नहीं है कि 11 रुपये का या इस तरीके से कर दिया। ये अगर ये कॉन्टेक्ट नंबर ऐप के हैं, सर के कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर ऐप इंस्टॉल करने में या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, आपको ऐप से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो। टेस्ट सीरीज कंप्लीटली निशुल्क है। ठीक है, तो ये है। अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं टॉपिक की तरफ। पिछले क्लासेस में हमने बहुत डिस्कस किया है सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसको डिस्कस किया है? सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। बहुत इंटरेस्टिंग वे में हमने लोगों की बातें सुनी थी। किन की बातें? कि लोगों के जो विश्वास है, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, उनको हमारा संविधान क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। कहीं मूल अधिकार दिखते हैं, कहीं हमको नीति निर्देशक तत्व दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं? भाग 3 में मूल अधिकार दिखते हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिखते हैं। ये संविधान के दार्शनिक भाग थे। कौन से भाग थे? दार्शनिक भाग। दार्शनिक भाग में मूल अधिकार कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। क्या अनुच्छेद बताए थे क्या? हाँ सर, अनुच्छेद आपने बताए थे। 36 से 51 नीति निर्देशक तत्वों के बताए थे, और 12 से 35 किसके बताए थे? मूल अधिकारों के। अब किसी ने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको जो है थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। जिन्होंने देखी है उस क्लास में मैंने अच्छे से क्या किया है? याद करवाया है। और इस क्लास में भी जहाँ जहाँ कुछ आता रहेगा, पिछली क्लासेस को हम जो है रिवाइज करते चलेंगे। क्या करते चलेंगे? रिवाइज करते चलेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या था? सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की आधारभूत विशेषताएं जिन पे हमारा संविधान खड़ा है। तो मैंने क्या कहा था? क्वेश्चंस जो पुटअप है आरपीएससी फोकस, इसलिए इस क्लास में मैंने उस क्लास में छोड़ दिया था इनको कि अगले क्लास में अलग से हम लेंगे। क्या कौन कौन से दो बताए थे जहां से क्वेश्चंस बना सकते हैं आरपीएससी? एक तो संघात्मक ढांचे पे, कि हमको कैसे पता चलता है कि यार पहली बात तो संघात्मक होता क्या है, इस पे। और एक जो है किस पे फोकस करती है आरपीएससी का जो है फोकस रहा है हमेशा किस पे? संसदीय प्रणाली पे। किस पे रहा है? संसदीय प्रणाली पे। तो इन दो पॉइंट्स पे आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इस क्लास में, पॉलिटी के सेकंड क्लास में। और कुछ फैक्ट्स जो रहे हैं उनको भी हम देख लेंगे। संसदीय प्रणाली बताओ मेरे को कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अभी देखेंगे हम कहाँ से ली गई है। ब्रिटेन से। संघात्मक ढांचा जनरली जो है कहाँ से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से। कहाँ से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से। इन फैक्ट्स को जो है हम अभी देखेंगे। तो चलते हैं, अब कहाँ पे थे हम? ये सारे हो गए हमारे।
संविधान लचीला ये रहा। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। देखो क्या क्या कितने अच्छे अच्छे शब्द लिखे हुए हैं। एकात्मकता की ओर, अब कई सारे जो है और को और लिखते हैं, और यानी वो जो है दो कंजक्टिव वाला कंजक्शन जोड़ने के लिए, तो वो वाला। ये और है तरफ वाला, कौन सा वाला, तरफ वाला। देखो क्या शब्द बोला, शब्द को पकड़ना आना चाहिए हमारे को। वर्डिंग अगर हमने पकड़ना सीखा तो पॉलीटिम वर्डिंग का ही गेम है। वर्डिंग प्लस इंटरलिंकिंग, इंटरलिंक तो मैं वैसे भी करा ही रहा हूँ आपको। देखो मूल अधिकार वगैरह के नीति निदेशकता, तो आपस में क्या करा, इनको जोड़ा है। तो ऐसे ही एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ क्या लिखा हुआ है, संघीय व्यवस्था। यार एकात्मकता की ओर झुकाव, ये एकात्मकता क्या होती है, यही तो प्रश्न हमारे माइंड में जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, एकात्मकता। एक तो प्रश्न ये जनरेट हुआ माइंड में, दूसरा प्रश्न क्या जनरेट हुआ बताओ मेरे को, संघीय व्यवस्था का प्रश्न। कि यार ये संघीय व्यवस्था क्या होती है, कौन सी व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। ये जो है दो प्रश्न हमारे माइंड में जनरेट हुए, माइंड में क्या हुए, जनरेट हुए, माइंड में उत्पन्न हुए। ये एकात्मकता की, हाँ तो कौन कौन से दो प्रश्न आए माइंड में, एक तो एकात्मकता का आया और दूसरा कौन सा आया, संघीय व्यवस्था का आया। कि यार ये सर संघीय व्यवस्था क्या है, और ये जो संघीय व्यवस्था है, इस लाइन से हमारे को समझ में आया कि ये संघीय व्यवस्था जो कुछ भी है, कौन है, संघीय व्यवस्था जो कुछ भी है, इसका झुकाव किसकी तरफ है, एकात्मकता की तरफ है। जैसे ये मान लो तराजू लिया ना हमने, पिछली साइंस में भी जो है हमने तराजू लिया, तो तराजू लिया तो हमने देखा कि यार व्यवस्था तो संघात्मक थी, व्यवस्था तो कैसी थी, संघात्मक। लेकिन संघात्मक का झुकाव थोड़ा सा जो है, झुकाव किसकी तरफ है, एकात्मकता का। लाइन से उठा के क्वेश्चन पूछ लेगा, निम्न में से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, भारतीय संविधान की क्या नहीं है, विशेषता नहीं है, उसमें ये लाइन दे देगा। ऐसे और भी कुछ दे सकता है, भारत में संसदीय प्रणाली है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, भारत में न्याय वगैरह का है, भारत में मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिए। चार कथन दे सकता है, कितने कथन दे सकता है, चार। असत्य पकड़वा सकता है कि इनमें से कौन सा जो है कथन क्या है, असत्य। तो ये लाइन देखो कितनी इंटरेस्टिंग लाइन है, कि झुकाव इसका एकात्मकता की तरफ है, और है कौन सी व्यवस्था, संघीय व्यवस्था है। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था क्या होती है और एकात्मकता, तो बताओ दोनों में से पहले जो है हमारे कौन सी बातें समझ में आनी चाहिए। कि यार सर एक संघात्मक की तरफ झुकाव है, तो पहले संघात्मक को समझ लेते हैं। पहले किसको समझ लेते हैं, संघात्मक को समझ लेते हैं। उसके बाद हम किसकी तरफ जाएंगे, एकात्मकता की तरफ। किसकी तरफ, एकात्मकता की तरफ। तो देखो पहली बात तो संघात्मक कहते किसको है, ये हमें प्रश्न समझ में आना चाहिए। क्या किसको कहते हैं, संघात्मक किसे कहते हैं। तो संघात्मक शब्द आते ही हमारे माइंड में आना चाहिए शक्तियों का वितरण, एक शब्द समझ में आना चाहिए। संघात्मक आते ही क्या शब्द समझ में आना चाहिए बताओ मेरे को, शक्तियों का वितरण। जिसमें शक्तियों का वितरण हो, किसका वितरण हो, शक्तियों का। सर वितरण हो तो कुछ बांटते हैं, तो बांटते हैं तो किसके बीच में बांटेंगे, 2 के, 3 के, 5 के, 7 के, इनके बीच में बांटेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन शक्तियों को बांटेंगे। इन शक्तियों को क्या करेंगे, बांटेंगे। जब इन शक्तियों को बांटेंगे, इन शक्तियों को क्या करेंगे, बांटेंगे, तो बांटेंगे तो कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, आधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आधार होना चाहिए, कि कैसे कैसे जो है इनको बांटेंगे, कैसे कैसे क्या करेंगे, इनको बांटेंगे। तो कुछ आधार होना चाहिए। जैसे मान लो यार गांव में या कहीं पे भी हम देखें तो कुछ शक्तियां दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, मान लो 5-7 आदमी हमारे सामने बैठे हैं, और इसको अलग अलग शक्ति का मतलब, ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, ये काम। जैसे शादी हो रही है, कोई क्या हो रही है, शादी। तो शादी में जो है हम देखते हैं कि कुछ भी, जैसे टेंट का काम किसी को दे दिया, टेंट का काम किसी को दे दिया, खाने का काम किसी अलग को दे दिया, या बारात का काम किसी अलग को दे दिया। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, शक्तियों का क्या कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं अलग अलग में। अब अलग अलग में कर रहे हैं, तो जैसे ए व्यक्ति को दिया, बी व्यक्ति को दिया, तो यहाँ किसको देंगे, यहाँ देंगे मेनली एक तो केंद्र में, एक तो किस में, केंद्र में, और एक किसमें, राज्य में। किस किस में बताओ मेरे को, केंद्र में और राज्य में। शक्तियों का क्या होना चाहिए, वितरण होना चाहिए। किसका वितरण, अगर शक्तियों का वितरण किसी भी
संविधान में है, केंद्र सरकारों में और राज्य सरकारों में, तो उसको बोलते हैं संघीय व्यवस्था है वहां पे। क्या है वहां पे? संघीय व्यवस्था है। तो सर मान लिया इनमें शक्तियों का वितरण है, तो क्या शक्तियों का वितरण है? जैसे एक व्यक्ति को टेंट का दिया और दूसरे को जो है बारात का काम दिया, तो इन दोनों के जो है एरियाज डिसाइड रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए कहीं भी रिटर्न फॉर्मेट में? नहीं तो क्या होगा, इन दोनों की शक्तियों का जो है आपस में टकराव होगा। टेंट का वो काम उसको करना तो बारात का था और करने लग गया किसका? टेंट का। तो इनका क्या होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी सूची बना दो, कोई ना कोई ऐसी क्या बना दो, सूची बना दो। क्या बना दो? कोई ना कोई सूची जिनमें इनके कार्य कि कौन तो केंद्र सरकार कार्य करेगी और कौन सा कार्य राज्य सरकार करेगी, इसको डिसाइड कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? डिसाइड कर दिया जाए। तो क्या बनानी पड़ेगी अगर शक्तियां इनमें वितरित करनी है? तो सूची। और ये सूची बताओ कहीं ना कहीं संविधान में जो है लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा? कुछ भी हम पढ़ते हैं तो वो कहाँ लिखा हुआ रहता है? संविधान में लिखा हुआ रहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कि जो है ये सूचियां अनुच्छेद 246 में है। कौन से अनुच्छेद में है? 246 में। और संविधान में क्या है? अभी सर पिछली क्लास में आपने बताया कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां है। तो एक जो है अनुसूची जो है किसमें? 7 में भी जो है ये शक्तियों का क्या है? वितरण लिखा हुआ है। किनका वितरण लिखा हुआ है? शक्तियों का वितरण लिखा हुआ है। तो ये तो हमको पता चल गया कि ये रिटर्न फॉर्मेट में इन्होंने डिसाइड कर दिया। किसमें डिसाइड कर दिया? रिटर्न फॉर्मेट में डिसाइड कर दिया कि यही है। अब कितनी सूचियां बनाई हैं? तो बताओ मेरे को किन किन में शक्तियों का वितरण करना है? एक तो केंद्र में करना है और एक इसमें करना है, मेनली राज्य में करना है। एक तो केंद्र में करना है और किस में करना है? राज्य में। अब कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो केंद्र भी करे और राज्य भी करे। ऐसे थोड़ी है कि कुछ सारे काम मतलब अलग, इनमें अलगाव पैदा कर दिया कि यार ये काम केंद्र करेगा और ये काम राज्य करेगा। कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो केंद्र भी करता है और क्या करता है? राज्य भी करता है। तो इस आधार पे इन्होंने जो सूचियां बनाई इनके कामों की, किनके कामों की? केंद्र और राज्य के कामों की। इन सूचियों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। तो इस इनसे क्या हो रहा है? शक्तियों का वितरण हो रहा है। क्या हो रहा है? शक्तियों का वितरण। और यही शक्तियों का वितरण हमारे देश के संघात्मक ढांचा को जो है स्पष्ट कर रहा है। किसको स्पष्ट कर रहा है? संघात्मक ढांचे को स्पष्ट कर रहा है। तो सर सूचियां कौन सी? सूचियों के कुछ ना कुछ तो नाम होंगे। आपने तो कह दिया 246 में है। कौन से अनुच्छेद में? 246 में। तो एक तो जो है कौन सी सूची है बताओ मेरे को? संघ सूची। कौन सी सूची? संघ सूची। एक कौन सी है? राज्य सूची। और एक अलग ही नाम है देखो, संवर्ती सूची। कौन सी सूची? संवर्ती। शक्तियां बांट रहे हैं ये लो साहब, ये केंद्र को, ये राज्य को, ये किसको? संवर्ती को। तो ये संवर्ती क्या नाम से पता चल रहा है? संघ सूची। अब कोई भी संघ सूची का मान लो विषय है, विषय ही तो कर रहे हैं। जैसे अलग अलग बारात वाला एग्जाम्पल दिया ना मैंने, तो विषय। तो संघ सूची के विषय पे कानून कौन बनाएगा? कौन सी सरकार बनाएगी बताओ मेरे को? केंद्र सरकार। राज्य सूची के उस पे कौन बनाएगा बताओ मेरे को? राज्य सरकार। कौन बनाएगी? राज्य सरकार। कोई विषय लिखे हुए हैं तो। और संवर्ती सूची के विषय पे कौन बनाएगी? अब मैंने कहा था कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिसमें केंद्र केंद्र और राज्य दोनों को ही जो है जरूरी होता है कानून बनाना। तो संवर्ती सूची के विषयों पे कौन कौन कानून बनाती है? केंद्र सरकार भी बना लेती है। और कौन बना लेती है? राज्य सरकार भी कानून बना लेती है। कौन कौन उस कानून बनाती है? केंद्र सरकार भी बनाती है। और क्या कौन बनाती है? राज्य सरकार भी बनाती है। तो बताओ, शक्तियों का वितरण है या सूचियों के माध्यम से है, तो ये किसका लक्षण है? संघात्मक का है या एकात्मक का है? किसका लक्षण है ये लक्षण है मतलब संघात्मक का। किसका लक्षण है ये? संघात्मक का लक्षण है। तो पहला लक्षण पता चल गया हमको, शक्तियों का क्या? शक्तियों का वितरण। ये किसका लक्षण है बताओ मेरे को? संघात्मक का। अब अगला देखो, अब ये है साहब दिल्ली। जैसे भी आप देख लेना इसको, ये जैसे दिल्ली है, ये दिल्ली की सरकार है ना? केंद्र सरकार यहाँ बैठी है, हमको पता ही है। कौन सी सरकार है? केंद्र सरकार। और यहाँ पे जो है कोई सरकार है, मान लो तमिलनाडु की सरकार।
कौन सी सरकार? तमिलनाडु की सरकार। अब अगर केंद्र सरकार ही पावरफुल है, कौन सी सरकार? ऐसा कोई लक्षण जिससे हमको पता चलता है कि केंद्र सरकार बहुत ज्यादा पावरफुल हो रही है। कौन सी सरकार पावरफुल हो रही है? केंद्र सरकार पावरफुल। हमको देखने से ही पता चल जाएगा कि यार इससे केंद्र सरकार क्या होगी? पावरफुल होगी। और जिससे केंद्र सरकार पे मतलब कोई नियंत्रण या अंकुश स्थापित हो, क्या स्थापित हो? अंकुश स्थापित हो, तो वो किस तरफ हो जाएगा? संघात्मक की तरफ या एकात्मक की तरफ? तो वो जाएगा संघात्मक की तरफ। किसकी तरफ जाएगा? संघात्मक की। अब बताओ, शक्तियों को बांट रहे हैं। किसको बांट रहे हैं? शक्तियों को। बताओ, केंद्र की जो मतलब एक तरीके से जो प्रभुत्व होगा उसको कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा सर, क्योंकि शक्तियां किसको मिल रही है? राज्यों को मिल रही है। शक्तियां किसको मिल रही है? राज्यों को। संघात्मक में जाना चाहिए या एकात्मक में जाना चाहिए? संघात्मक में जाना चाहिए। किस में जाना चाहिए? संघात। अब मैंने एक चीज ऐसे ही बता दी, मान लो लिखित संविधान है। कौन सा संविधान? लिखित संविधान। अब संविधान जब लिखित है तो कुछ भी केंद्र सरकार मनमाना कर सकती है कि जो भी, जैसे सूची में लिख दिया कि यार जैसे समवर्ती सूची में वन को समवर्ती सूची में डाल दिया, वन को किस में डाल दिया? समवर्ती सूची में, और लिखित रूप में डाला, तो इससे केंद्र सरकार की शक्तियां कमजोर मतलब नियंत्रण स्थापित होगा या नहीं होगा? होगा। तो ये भी किस में जाएगा बताओ मेरे को? संघात्मक में जाएगा। किस में जाएगा? संघात्मक में जाएगा। तो लिखित संविधान। और देखो, हाँ, मतलब यहाँ पे जो है सर्वोच्चता किसकी है? केंद्र। कभी पढ़ा है कि हमारे देश में जो है केंद्र सरकार की सर्वोच्चता है, कि सब कुछ करने वाली केंद्र सरकार ही। हमारा देश किससे चलता है? लोगों के फेथ और एस्पिरेशन से चलता है, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। जो सर्वोच्च विधि है देश में, जितनी भी विधियां हैं, जितने भी कानून हैं, उनमें सबसे जो सर्वोच्च विधि है वही संविधान है। वही क्या है? संविधान है। तो हमारे देश में बताओ किस किस जो है सर्वोच्चता है? संविधान की सर्वोच्चता है। जो कुछ भी है वो किसकी है? संविधान की सर्वोच्चता। और इस संविधान को किसने बनाया है? अगर पूछ ले हमको कि किसने बनाया है इस, या कोई भी संविधान संशोधन होता है वो किसने किया है, तो कोई भी संविधान वगैरह है, हम पढ़ के आए हैं पिछली क्लास में कि लोगों की जो है आकांक्षाएं और फेथ, विश्वास होता है प्रतिबिंबित। हमारे देश की जो प्रस्तावना जो हर क्लास की बुक में आगे छपी हुई रहती है, अभी 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के दिन उसकी शपथ दिलाई गई, उसमें फर्स्ट वर्ड देखना क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग। क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग। और लास्ट ही लास्ट में जाएंगे तो लिखा हुआ है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी जो भी लिखा हुआ है प्रस्तावना में उसको हम अंगीकृत करते हैं। क्या करते हैं? अंगीकृत। यानी हम उसको स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? अंगीकृत का मतलब क्या होता है? स्वीकार करते हैं। अधिनियमित करते हैं, यानी कानून के रूप में बना रहे हैं एक तरीके से। और आत्मार्पित कर रहे हैं, और इन सारी की सारी बातों को हम आत्मा से जो है क्या कर रहे हैं? अर्पित कर रहे हैं। आत्मा के समक्ष जो है इसके एक तरीके से शपथ ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं? हम भारत के लोग। तो बनाने वाले हैं कौन? भारत के लोग है। भारत के लोगों ने किसको बनाया है? संविधान को बनाया है। किसको बनाया है? संविधान को। तो सर्वोच्चता किसकी है? संविधान की है। केंद्र सरकार की है क्या? नहीं है। केंद्र सरकार की जब सर्वोच्चता नहीं है तो संघात्मक का लक्षण है या एकात्मक का लक्षण है? बताओ मेरे को। संघात्मक का लक्षण है। किसका लक्षण है? संघात्मक। शक्तियों का वितरण, केंद्र सरकार कमजोर हो मजबूत होगी, सर राज्यों को पावर मिलेगी, केंद्र की शक्तियां कम होगी, किस में जाएगा? संघात्मक में या एकात्मक में? संघात्मक में। लिखित में कुछ भी है तो किस में जाएगा? मतलब संघात्मक में जाएगा। संविधान सर्वोच्च है। केंद्र केंद्र सरकार कुछ कर सकती है कि सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। तो संविधान की सर्वोच्चता भी जो है किस में जाएगी? इसमें। अब देखो, हमारा कुछ भी मैटर होता है, जैसे मूल अधिकार हम पढ़ के आए हैं, मूल अधिकारों का कस्टोडियन कौन है? किसी के भी मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो वो कहाँ जाता है? बताओ मेरे को। सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जा सकता है सीधा। कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। अनुच्छेद 32 का यूज करते हुए, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसका प्रयोग करते हुए कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो बताओ कौन एक तरीके से न्यायपालिका, न्यायपालिका की भी सर्वोच्चता हो गई। किसकी सर्वोच्चता हो गई? एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका कैसी है बताओ मेरे को? स्वतंत्र। किसी के दबाव में काम करती है क्या? नहीं करती। जब नहीं करती तो ये संघात्मक ढांचे का है या एकात्मक का है? केंद्र सरकार मजबूत हो रही है कि इससे नहीं हो रही? संघात्मक का है। किसका लक्षण है? संघात्मक का ये लक्षण है। तो इस तरीके से और भी कोई पॉइंट मान लो लिखा हुआ रहे तो उसको देखते ही हमको पता चल जाना चाहिए। और प्रश्न ऐसा ही देगा इस बार, वो देगा निम्न में से कौन सा संघात्मक का लक्षण नहीं है, 4-5 बातें लिखेगा।
कितनी बार। और हम जब मैंने कहा ही था कि हम एमसीक्यू भी करेंगे इनके बाद में, तो एमसीक्यू में मैं इस तरीके के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्या करूंगा, लेकर के आऊंगा। तो ये जनरली जो है किसके लक्षण है, संगात्मक ढांचे के हैं। किसके हैं, संगात्मक ढांचे के लक्षण है। मैंने एक मोटा मोटा क्या दिया आपको, आइडिया दिया है, और भी इसमें कुछ हो सकते हैं। देखो जो है आ गया, यहाँ पे चल, अब देखो, और देखो, अब पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ के आए हैं कि हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश का क्या संविधान, वो कैसा है, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। कठोर है या नहीं है, कठोर है। कैसा है हमारा देश का संविधान, कठोर है। कठोर भी है, न लचीला है न कठोर है, लेकिन कठोर तो है ही। कुछ कुछ प्रावधानों में कठोर है, तो एक तरीके से केंद्र सरकार पे क्या स्थापित करता है, नियंत्रण स्थापित करता है। क्या करता है, नियंत्रण स्थापित करता है। और बताओ, जब शक्तियों का वितरण किया तो किसमें किया था, सरकारों में। कौन सी सरकारों में, केंद्र और राज्य सरकारों में। तो एक तरीके से वैसे तो हमारे इंडिया में त्रिस्तरीय सरकार है, लेकिन जो मूल संविधान वेत्ता थे उन्होंने कितनी सरकारें बताई, दो सरकार बताई। कितनी सरकार बताई, चाहते तो एक ही सरकार बना लेते ना, केंद्र केंद्र की। किसकी, केंद्र केंद्र की। अगर केंद्र केंद्र की सरकार बनती तो संघात्मक सरकार होती, क्या नहीं होती। राज्य सरकार भी बनाई, उस राज्य सरकार को शक्तियों का वितरण भी किया। क्या किया, शक्तियों का वितरण भी किया। अनुसूचियां भी बनाई। न्यायपालिका की यहाँ सर्वोच्चता है, संविधान की भी क्या है, एक तरीके से सर्वोच्चता है। किसकी सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता। ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं बताओ मेरे को, ये सारे के सारे लक्षण है संघात्मक ढांचे के। किसके हैं, संघात्मक ढांचे के। और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे कठोर संविधान है, तो पता चलना चाहिए यार कठोर संविधान से कौन होगा पावरफुल। बताओ, केंद्र सरकार हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। कोई है संशोधन करना है तो इतना इजी संशोधन नहीं होगा, तो संघात्मक का लक्षण है। किसका, लिखित संविधान है। कैसा है, लिखित संविधान। संविधान खुद ही सर्वोच्च है, तो तीन बातें तो संविधान की हो गई। किसकी हो गई, संविधान की। लिखित संविधान, पहला पॉइंट क्या, लिखित संविधान, कठोर संविधान। और बताओ, लिखित संविधान, कठोर संविधान और संविधान की क्या, सर्वोच्चता। शक्तियों का वितरण, शक्तियों के वितरण से दो पॉइंट निकले। कौन कौन से दो पॉइंट निकले, एक तो शक्तियों का वितरण खुद, और कितनी सरकारें, दो सरकारें। मूल संविधान में तो दो सरकार ही थी, बाद में त्रिस्तरीय हुआ, हमने पढ़ा ही था। 73वें 74वें संविधान संशोधन से जो है सरकार के, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए, अपन कभी विकेंद्रीकरण शब्द को भी अच्छे से समझेंगे, 10 मिनट लगेंगे विकेंद्रीकरण को समझने में। तो कितनी सरकारें, दो सरकारें हैं। कितनी सरकारें थी उस टाइम, दो सरकार। तो ये सारे के सारे कौन से ढांचे के लक्षण है बताओ मेरे को, संघात्मक ढांचे के लक्षण हैं। कौन से ढांचे के लक्षण है, संघात्मक। क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अब इसके अलावा कुछ भी और दिखेगा तो वो जो है अपन किस में जाएंगे, एकात्मक में जाएंगे। तो संघात्मक का देख लेते हैं, और कोई पॉइंट तो नहीं रहा। देखो, भारत का संविधान संघीय सरकार की क्या करता है, स्थापना करता है। बताओ, कभी भी ऐसे बोल सकते हैं कि हम, कि हमारे देश में एकात्मक सरकार है, बिल्कुल नहीं बोलना है। हमारे देश का जो है संविधान कैसा है, मतलब कि संघीय सरकार की स्थापना करने वाला है। किसकी स्थापना करने वाला है, संघीय सरकार की ये स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान है। जो जो भी संघ के लक्षण होते हैं, संघ के ये लक्षण होते हैं मेन, कि शक्तियों का वितरण हो, संविधान सर्वोच्च रहे। कौन सर्वोच्च रहे, संविधान सर्वोच्च रहे। दो सरकारें हों, कितनी सरकारें हों, दो सरकारें हों। संविधान मतलब कि इसकी न्यायपालिका जो है स्वतंत्र हो, न्यायपालिका कैसी हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो। और जो है क्या हो, मतलब कि द्विसदन हो, दो सदन। दो सदन से क्या, कैसे पता चला द्विसदनीयता संघात्मक का है। द्विसदन कौन कौन से होते हैं, दो सदन हम जब पढ़ेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा नाम से ही है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व मतलब एक तरीके से कानून बनाने में राज्यों की भूमिका, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों को चुनेंगे कौन, विधानसभा वाले। कौन चुनेंगे, विधानसभा सदस्य। ये हम देखेंगे, बस हमको थोड़ा सा ध्यान रखना, द्विसदनीयता यानी दो सदन, लोकसभा राज्यसभा, मतलब राज्य की भूमिका है। किसकी भूमिका है, राज्य की भूमिका। तो देखो, दो सरकार, शक्तियों का क्या वितरण, लिखित संविधान। संविधान की तीन बातें, संविधान की सर्वोच्चता और संविधान की कठोरता। न्यायपालिका की क्या बात आई थी, स्वतंत्र न्यायपालिका। कौन सी न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। और कौन सी बात आई, द्विसदनीयता। ये सब किसकी बातें हैं बताओ मेरे को, ये सब एक संघीय सरकार की बातें हैं, कि भारत का संविधान संघात्मक है। झुकाव किसकी तरफ है, एकात्मकता की तरफ है।
झुकाव किसकी तरफ है? एकात्मकता है। क्या ये बातें समझ में आ रही है क्या हमारे को कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं? संघीय व्यवस्था किसी की देखी है अभी हमने? हमने क्या एकात्मकता की देखी क्या? अभी तक हमने एकात्मकता की नहीं देखी है। एकात्मकता की आगे हम डिस्कस कर रहे हैं जस्ट। अब देखो, संघीय की देख ली, अब संघीय के बाद किसकी देखेंगे? एकात्मकता की। क्या अभी कभी देखा गया है कि यार हमारे राजस्थान की अलग से हमको नागरिकता मिलती है? हमारा स्टेट कौन सा है? वैसे तो पॉलिटी में स्टेट शब्द बहुत बड़ा मतलब पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का अलग ही मतलब होता है। जैसे भारत है तो भारत खुद भी क्या है? एक राज्य है। पॉलिटिक इंडिया दैट इज स्टेट। इंडिया को भी स्टेट ही मानते हैं। स्टेट मतलब इसमें संप्रभुता हो, कोई क्षेत्र वगैरह हो, सरकार हो, इस तरीके से उसकी जनसंख्या हो, चार तत्व होते हैं इसके। हमारे को कोई इससे इम्पोर्टेंस नहीं है ज़्यादा। बस हमको तो ये देखना है कि एकात्मक लक्षण इंडिया के संविधान में है या नहीं है। कैसे घुमा सकता है? प्रश्न देगा कथनों में कि भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण मौजूद है। भारतीय संविधान में किसके? एकात्मकता के। है कि नहीं है? है। संघात्मक के लक्षण है क्या? सर संघीय व्यवस्था ही है भारतीय संविधान में, तो व्यवस्था ही कौन सी है? संघीय व्यवस्था। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं प्रयोग में लिया नहीं गया है संघीय शब्द, लेकिन भारतीय जो संविधान है वो कैसा है? संघात्मक है, संघीय सरकार है। कैसी सरकार है? संघीय। लक्षण किसके मौजूद है? एकात्मकता के। संघीय सरकार तो है लेकिन झुकाव किसकी तरफ है उसका? एकात्मकता की तरफ है। अब एकात्मकता की तरफ झुकाव क्यों है, ये भी हमारे प्रश्न दिमाग में आएगा, तो इसका भी अभी कुछ करेंगे अपन। तो देखो, यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में देखो एकात्मकता और गैर संघीय, एकात्मकता का मतलब एक तरीके से गैर संघीय के भी क्या मौजूद है? लक्षण विद्यमान है। अब देखो कैसे जो है लक्षण विद्यमान है। मैंने क्या कहा? केंद्र सरकार को जो है क्या कर दो? मतलब मजबूत कर दो। केंद्र सरकार को क्या कर दो? मजबूत कर दो। तो कौन से लक्षण आने लग जाएंगे? एकात्मकता के लक्षण आने लग जाएंगे। तो एकात्मकता के लक्षण हम देखते हैं। कौन से लक्षण? एकात्मकता के। तो अब बताओ, कोई भी मैटर होता है तो केंद्र सरकार मजबूत है या राज्य सरकार मजबूत है? किसी भी मैटर में कॉमन सेंस लगाना है हमको कि केंद्र सरकार मजबूत है या राज्य सरकार। तो हमको क्या पता? हम कैसे कह सकते हैं कि केंद्र में जो है क्या हुआ? केंद्र जो है, केंद्र जो है क्या है? मजबूत है या सशक्त? कौन है? केंद्र है या राज्य है? तो हम कैसे कह सकते हैं? तो हम नहीं कह सकते तो संविधान कहेगा। संविधान का कोई ना कोई क्या कहेगा? अनुच्छेद कहेगा। और संविधान का अनुच्छेद मान लो, एक ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अनुच्छेद 248 जैसे। अनुच्छेद कौन सा? 248 कि बहुत सारी सूचियां हैं, बहुत सारे विषयों से होते हैं। आपने कर लिया कोई बात नहीं, 246वें मतलब अनुच्छेद से आपने जो है राज्य संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची बना दी। लेकिन क्या सारे के सारे विषयों को समेटना उसमें है क्या? समेटी जाएंगे क्या 246 में? नहीं सर, कुछ तो बच भी जाते हैं। कुछ विषय क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे ही है। तो कुछ विषय बच गए। बचना को हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट। जैसे अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। तो अवशिष्ट मतलब बचा कुचा है। तो वो हाइट इसकी डबल थी कोई टाइम में, अब जो है इसकी क्या हो गई है? एक आधी हो गई इतने सालों में, 570 मिलियन ईयर्स में। तो वही अवशिष्ट, वलित। तो ये अवशिष्ट शक्तियां, बची कुची शक्तियां जो भी है, ये अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 कहता है राज्य के पास नहीं जाएगी। किसके पास जाएगी? केंद्र के पास जाएगी। किसके पास जाएगी बताओ मेरे को? केंद्र के पास। कौन सी शक्तियां जाएगी? अवशिष्ट शक्तियां। केंद्र मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। संवर्ती सूची अब भी पढ़ा। संवर्ती सूची में कौन कानून बनाता है बताओ मेरे को? केंद्र और राज्य दोनों। लेकिन कोई भी डिस्प्यूट हुआ अगर, क्या दोनों में जो है अगर विवाद हुआ, तो किसका कानून प्रभावी होगा? केंद्र सरकार का। किसका? केंद्र सरकार। जब संविधान निर्माण की जो संविधान निर्मात्री सभाओं की जो बैठक चलती थी संविधान सभा की, तो उसमें इस मैटर पे बहुत डिस्कस हुआ था कि केंद्र को मजबूत बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। तो लास्ट में निष्कर्ष निकल के आया कि केंद्र को क्या बनाना है? मजबूत बनाना। क्यों बनाना है मजबूत? देखो उस टाइम की भारत की कंडीशंस देखो, इंडिया की जो कंडीशंस देखो। इंडिया में अलग अलग, जैसे हैदराबाद वाला निजाम अलग ही चल रहा है, जूनागढ़ का अलग ही मैटर चल रहा है, वो कोई पाकिस्तान में मिलना चाह रहा है, हैदराबाद वाला स्वतंत्र रहना चाह रहा है। तो ऐसे टाइम में अगर केंद्र मजबूत नहीं है, केंद्र क्या नहीं है? मजबूत नहीं है, तो भारत अलग अलग हिस्सों में बंट सकता था। क्या बंट सकता था? इसलिए केंद्र को जो है मजबूत करना था।
जैसे केंद्र राज्य जो सरकारें हैं, कौन सी सरकारें? राज्य सरकारें। इन राज्य सरकारों पे नियंत्रण रहना चाहिए था केंद्र का या नहीं रहना चाहिए था? नियंत्रण रहना चाहिए था। तो कोई ना कोई व्यक्ति बिठाना पड़ेगा जो राज्य सरकार पे क्या कर दे, नियंत्रण स्थापित रखे। कैसा स्थापित रखे? नियंत्रण रखे। तो वो व्यक्ति कौन था? राज्यपाल था। कौन था? राज्यपाल। इसलिए राज्यपाल को कहते हैं, राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है। राज्यपाल किसका एजेंट होता है? केंद्र का एजेंट होता है। और क्या कहते हैं? राज्यपाल राज्य की, जैसे राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है संघ की का, ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख सारे काम किसके होते हैं? राज्यपाल के होते हैं। तो बताओ, राज्यपाल एक तरीके से केंद्र का एजेंट है। तो राज्य की शक्तियां कम हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो एक तो पहला ही पहला हमने पॉइंट पढ़ लिया, एक सशक्त अगर केंद्र है, एक कैसा केंद्र? सशक्त केंद्र। तो वो किसका लक्षण है? एकात्मकता का। शक्तियां एक जगह जा रही है। क्या जा रही है? एक जगह। और बताओ, राज्यपाल का पद किसका पद? राज्यपाल का पद। अब राज्यपाल का पद है, जैसे राज्य कहीं किसी भी राज्य में अगर मान लो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, कौन सा तंत्र विफल हो जाए? संवैधानिक, यानी संविधान के हिसाब से कोई राज्य जो है काम नहीं कर रहा है, तो वहां पे क्या है? राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देता है। अनुच्छेद किससे? 356 से। कौन से अनुच्छेद से? 356 से। ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति होती है। ये राष्ट्रपति की कौन सी? कि वो राष्ट्रपति शासन लगा देवे बाद में। और हमारे सिलेबस में आपातकालीन शक्ति लिखी हुई है। आपातकालीन शक्तियों के 3 अनुच्छेद इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अभी कौन सा पढ़ा? अनुच्छेद 356 पढ़ा, जिसमें किसी भी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई, राष्ट्रपति शासन की जो है कौन कर देगा? राज्यपाल कर देगा। तो बताओ, राज्य सरकारों पे नियंत्रण स्थापित होता है केंद्र का या नहीं होता है? राज्यपाल के पद के थ्रू। राज्यपाल के पद के थ्रू। राज्यपाल के पद पे बहुत अलग अलग जो है समितियां वगैरह बनी हुई हैं। कईयों ने तो ये भी कहा कि इस पद को क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। वो अलग मैटर है। तो एकात्मकता की तरफ झुकाव है कि नहीं है राज्यपाल के पद की वजह से? है। केंद्र मजबूत हो रहा है। केंद्र क्या हो रहा है? एक तरीके से मजबूत हो रहा है। और बताओ मेरे को, और क्या दिखते हैं? जैसे आपातकालीन जो प्रावधान है, कौन से प्रावधान? आपातकालीन प्रावधान। इन आपातकालीन प्रावधानों से बताओ मेरे को क्या लगता है? इन आपातकालीन प्रावधानों से लगता है कि इसमें जैसे कोई आपातकाल वगैरह 352 वगैरह ये मान लो लगते हैं आपातकाल में, तो ऐसी राष्ट्रीय आपातकाल में तो राज्य की समस्त शक्तियां संघ के पास चली जाती है। ये भारतीय संविधान की ऐसी मतलब टेंडेंसी है। अपन ने शुरू शुरू में पिछली क्लास में पढ़ा ही था, पिछली क्लासेस में, कि जो भारतीय संविधान में बहुत सारी विशेषताएं अलग है यहाँ के हिसाब से, तो यही अलग है। जैसे आपातकाल के टाइम में सारी की सारी राज्य सरकार की शक्तियां किसके पास चली जाती है? केंद्र सरकार के पास चली जाती है। तो बताओ, केंद्र मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? तो वो दे देगा वहां पे। निम्न में से कौन सा संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो वो 3-4 वो दे देगा, इनमें से कोई सा भी दे देगा। ऐसे ही। और देखो, बताओ मेरे को, नागरिकता। कौन सा? नागरिकता। कभी देखा क्या यार, राज्य की राजस्थान की अलग से नागरिकता मिल रही है? राजस्थान की सिटीजनशिप, केरला की सिटीजनशिप, इनकी अलग अलग सिटीजन नहीं सर, हमने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं। भारत में नागरिकता कैसी है? केवल इंडिया की मिलती है। किसकी मिलती है? केवल भारत की। एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है बताओ मेरे को? एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता है तो केंद्र सशक्त हुआ एक तरीके से। कौन सशक्त है? केंद्र सशक्त है। अमेरिका में देखो, राज्यों के हिसाब से भी नागरिकता, अमेरिका की खुद की तो नागरिकता मिलेगी जो मिलेगी, राज्यों की भी जो है अलग अलग क्या मिलती है? नागरिकता मिलती है। तो ये एकल नागरिकता भी बताओ किसका लक्षण है? एकात्मकता का लक्षण है। किसका लक्षण है? यहाँ से क्वेश्चन निकालेगा वो इन इन प्रोविजंस में से। और देखो, अब न्यायपालिका का क्या पढ़ा था? स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब स्वतंत्र न्यायपालिका है तो उसमें क्या क्या देखा था हमने? स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब केंद्र पे अंकुश भी रहेगा। तो वो तो किस में गया था? संघात्मक में। अब एकीकृत न्यायपालिका है। न्यायपालिका का कोई ऐसे लेयर सिस्टम वगैरह है नहीं, तो एकीकृत न्यायपालिका किस में जाएगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह एकीकृत न्यायपालिका। तो एकीकृत नाम से पता चल रहा है किसकी तरफ झुकाव है इसका? एकात्मकता की तरफ। किसकी तरफ है? एकात्मकता की तरफ इसका झुकाव है। तो ये सारे के सारे कुछ पॉइंट्स है जो हमको पता रहना चाहिए कि ये एकात्मकता की तरफ है। तो पहली पहली लाइन क्या पढ़ी थी? भारत का संविधान संघात्मक ढांचे का है, लेकिन उसका झुकाव किसकी तरफ है? एकात्मकता का। उसमें संघीय के सारे गुण मौजूद है।
कि भाई संविधान सर्वोच्च है। कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। शक्तियों का क्या कर रखा है? वितरण कर रखा है। लिखित संविधान है, कठोर संविधान है। कैसा संविधान है? कठोर संविधान। सरकारों को दो स्तर पे बांट रखा है। कितने स्तर पे बांट रखा है? दो स्तरों पे बांट रखा है। ये सारी की सारी जो है बातें इसमें है। तो ये एकात्मकता के लक्षण है। किसके लक्षण है? एकात्मकता के जो है लक्षण है। अब देखो, अब मेन तो क्वेश्चन तो यहां से ही बनेगा, या कभी कभार वो परिभाषा से निकालेगा। अब हमारे संविधान का हमने पहले ही कहा, जैसे किसी ने कार्बन कॉपी कह दिया किसी, तो इस पे भी कुछ ना कुछ आलोचक क्या करेंगे? आलोचना करेंगे या अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जो संविधान वेत्ता है या विदेश के जो ये संविधान वेत्ता वगैरह है, ये क्या देंगे? इस पे प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है। तो मैंने कहा भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का क्या नहीं किया हुआ है? प्रयोग नहीं किया हुआ है। किसमें? भारतीय संविधान में कहीं पे भी जो है ये नहीं दिखेगा कि संघीय। लेकिन ढांचा है कैसा भारतीय संविधान का? संघात्मक है। क्या 6-7 विशेषताएं अब आप याद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कौन कौन सी विशेषताएं? इजी गोइंग जो है उसको याद कर सकते हैं ना, हम क्लासेस में और भी देखते रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन वो निकाल के लाएगा। मतलब पिछली जो वो 2 स्लाइड थी, शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद में, अब मैंने क्या कहा? इंडिया दैट इज मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है। भारत के जो अनुच्छेद जो है क्या कहता है? कि भारत राज्यों का संघ है। राज्यों के संघ के रूप में इसको प्रयोग में लिया है। बाकी शक्तियों के वितरण वगैरह के रूप में कहीं पे भी संघीय शब्द का क्या नहीं किया गया है? इस्तेमाल नहीं किया गया। बताओ भारत राज्यों का संघ है या नहीं है? अलग अलग क्या है? राज्य हैं, इन राज्यों का क्या है? संघ है। क्या इन राज्यों को जो है नष्ट किया जा सकता है क्या? हाँ, इन राज्यों को क्या किया जा सकता है? नष्ट किया जा सकता है। केंद्र सरकार जो है बिल पारित करके लोकसभा राज्यसभा से। तो राज्य कैसे हुए? विनाशी या अविनाशी? विनाशी। के राज्य कैसे हुए? विनाशी। लेकिन क्या इस पूरे पूरे इंडिया पे ऐसा कुछ विनाश कर विनाशी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जो संघ है हमारा पूरा का पूरा, वो कैसा है? अविनाशी है। इसलिए भारत के संविधान के इसके बारे में कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। राज्यों को कर सकते हैं, राजस्थान के 2 हिस्से कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, दूसरे में मिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी जम्मू कश्मीर का कर दिया, तो विनाशी राज्य है। क्या है? विनाशी। लेकिन उसका संघ कैसा है? अविनाशी। ये पूरे इंडिया जो है ये अविनाशी है। ये क्या है? अविनाशी है। इन राज्यों को जो बनाने में किसी भी प्रकार के कोई समझौते वमझौते नहीं हुए हैं, समझौतों का निष्क जो नहीं है। लेकिन और कोई भी राज्य जो है इस संघ से, पूरे भारत के संघ से बताओ अलग हो सकता है क्या? हाँ, कोई राज्य के जो है ये जितने भी स्टेट्स वगैरह है, इनको दूसरे स्टेट्स में मिलाया जा सकता है, सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन इसको जो है अलग होने का अधिकार है नहीं है। समझौता, पहली बात तो क्या कहा कि संघ राज्यों के, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते के नहीं है। कि ये राज्य जितने भी बने ना, राजस्थान और यूपी बिहार, ये समझौते से नहीं बने। जब समझौते से ये नहीं बने तो ये क्या अलग हो सकते हैं क्या? ये अलग नहीं हो सकते। इनको भारत के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है कि अलग होके दूसरे में चले गए। ये इससे क्वेश्चंस जनरली आएगा नहीं, मैंने समझाने के लिए आपको ले लिया। क्वेश्चन वहीं से ही आएगा या इन परिभाषाओं से आएगा आगे वाली की। इनमें भी 2 परिभाषाएं जो है अलग अलग। अब देखो क्या समझा हमने। भारतीय संविधान कैसी प्रकृति का है बताओ मेरे को? संघात्मक प्रकृति, संघात्मक है। झुकाव किसकी तरफ है? एकात्मकता की। यानी झुकाव किसकी तरफ है? एकात्मकता की तरफ है। तो अब कहीं ना कहीं अलग अलग जो है जो संविधान वेत्ता है अलग अलग देशों के, वो इस पे क्या देंगे? टिप्पणियां करेंगे। क्या करेंगे? इस पे टिप्पणियां कि यार इसमें कहाँ, कोई तो कहेगा कि जो है ये क्या है? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव किसको बोलते हैं? सहकारिता को। किसको बोलते हैं? सहकारिता को। जिसका टैगलाइन होता है एक सब के लिए, सब एक के लिए। ऐसे एक व्यक्ति सबके लिए और सब किसके लिए? एक के लिए। तो ऐसा ही है ये कोऑपरेटिव, मतलब फेडरलिज्म इसको बोला है। किसने बोला? देखो एक बहुत बड़े ये हुए हैं, जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तब इनके विचार वगैरह पढ़ते हैं, तो हमको थोड़ा बहुत याद रख लेना है। ग्रेनविल, जो ऑस्टिन है, उन्होंने जो है इसको सहकारी, कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी फेडरलिज्म यानी संघवाद। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? संघवाद। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो है इसको कहा। और दूसरा बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब बार्गेन करना।
अब इनके देखो अलग अलग के इनके विचार है, हमारे संविधान को देखने के बाद इनके जो है अलग अलग व्यक्ति किसी विचारों, यही तो है वैचारिकता, वैचारिकता में मतभेद होता है। अब ग्रेनवेल ऑस्टिन साहब तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। वहीं जो है मॉरिस जोन्स, कौन है, मॉरिस जोन्स जो है इसको क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब देखो ये दोनों शब्द देखने, सौदेबाजी का, कि सौदेबाजी हुई है राज्यों के रिंग के बीच में, सौदेबाजी का संघ, मॉरिस जोन्स ने कहा है। सौदेबाजी जी का संघ किसने कहा है, मॉरिस जोन्स ने कहा। थोड़ी परिभाषा याद रख लेनी है बस। और ग्रेनविल, ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसको कहा है, क्या कहा है बताओ मेरे को, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव का मतलब सहकारी, फेडरलिज्म बोलते हैं संघवाद, कि भाई ये एक तरीके से सहकारिता के जो सिद्धांत है उस पे बेस्ड है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियां वगैरह किसके बीच में, कि हम एक दूसरे के सहयोग समन्वय पे क्या है, आधारित है। तो ये दोनों परिभाषाओं को जो है थोड़ा सा हमें क्या रख लेना है, याद रख लेना है कि सौदेबाजी का संघ किसने कहा और सहकारी संघवाद किसने कहा, ये याद करने की है बस। और जैसे ही मैं एमसीक्यू वगैरह लाऊंगा तो ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा, वो आपको इजी गोइंग क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। जो समझने की चीजें थी वो मैंने क्या कर दी वहां पे, समझा दी। तो फर्स्ट पॉइंट तो जो है कौन सा था बताओ मेरे को, फर्स्ट पॉइंट जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करने थे, एक तो था संघात्मक ढांचा, दूसरा कौन सा, संसदीय स्वरूप। संघात्मक ढांचा क्या समझ में आ गया है क्या बताओ, लिखित संविधान किसका भाग है, संघात्मक का। एकल नागरिकता किसका है, एकात्मकता का। किसका, अवशिष्ट शक्तियां, एकात्मकता। आपातकालीन प्रावधान बताओ मेरे को, आपातकालीन प्रावधान किसका हो जाएगा, एकात्मकता का। संविधान सर्वोच्च है, किसका है संविधान सर्वोच्च, संघात्मक का। किसका हो जाएगा, संघात्मक। शक्तियों का वितरण है, किसका होगा, शक्तियों का वितरण संघात्मक का। किसका होगा, संघात्मक का। तो ये जो है को इसकी फेडरलिज्म की बातें हो गई। बड़ी विशेषताएं मैंने पहले ही कहा था दो है, एक संसदीय स्वरूप है, तो संसदीय स्वरूप हम देख लेते हैं। देखो संसदीय स्वरूप, पहले ही मैंने कहा कि अमेरिका में कौन सी प्रणाली है, अध्यक्षीय प्रणाली है, और भारत में कौन सी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली। पिछली क्लासेस देखोगे तो ये बात हमारे समझ में आ जाएगी। भारत में संसदीय क्यों, क्योंकि सर उपनिवेश किसका था, भारत, ब्रिटेन का था। 35 के अधिनियम से सारी की सारी बातें जनरली उठाई, तो उसमें भी संसदीय स्वरूप ही था, और उसी संसदीय स्वरूप को क्या कर लिया, उठा लिया। ठीक है। अब संसदीय, अब सर आप संसदीय संसदीय व्यवस्था कहते हो हमेशा, ये संसदीय व्यवस्था होती क्या है ये तो हमको बता दो। इतने दिन से जो है क्या कर रहे हो, संसदीय संसदीय व्यवस्था जो है बता रहे हो, ये होती क्या है। तो ये वही होती है, ये घोड़े वाला सिस्टम। घोड़े वाला सिस्टम कौन सा, एक तो कार्यपालिका और एक कौन, व्यवस्थापिका। एक तो कौन है, कार्यपालिका, और दूसरा कौन है बताओ मेरे को, व्यवस्थापिका। देखो व्यवस्थापिका क्या होती है जनरली, जो व्यवस्थापिका मैंने उस दिन घोड़े बताए थे आपको, थोड़े थोड़े 80% सिलेबस को जो कवर करते हैं। बताओ मेरे को कौन कौन से बताए थे, सारी चीजें याद रहनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, क्या इनके अनुच्छेद बताए थे क्या, हाँ सर 52 से लेके और 78 तक बताया इसका अनुच्छेद। लेजिस्लेटिव यानी विधायिका का जो है कहाँ तक बताया था बताओ मेरे को, 79 से लेके 122 तक, 23 भी अध्यादेश वाला भी इसमें मान सकते हैं, है नहीं वैसे। 124 से लेके 148 तक। और क्या पिछले क्लास में बताया, संविधान का भाग 5 में है ये सारी की सारी बातें, किसमें है ये, भाग 5 में। ठीक है। तो अब हम क्या किसको देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेटिव को। एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं बताओ मेरे को, कार्यपालिका को। लेजिस्लेटिव किसको बोलते हैं, व्यवस्थापिका को। ये इसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। अब होता क्या है, अगर कोई भी हमको कानून बनाना हो तो वो कानून बनता कहाँ है, हम पढ़ते हैं यार ये कानून बन गया, वो कानून बन गया, हमारे को पता तो रहना चाहिए ना वो कानून बनता कहाँ है। तो कहाँ बनता है वो कानून, संसद में बनता है। ये संसद कौन है, क्या है संसद, तो संसद कहाँ लिखी हुई है, 79 में लिखी हुई है। संसद किस में लिखी हुई है, 79 में लिखी हुई है, 79 में लिखी हुई है।
संसद के कौन कौन भाग होते हैं? 79 अनुच्छेद क्या क्या कहता है कि इसका लोकसभा, राज्यसभा और खुद राष्ट्रपति। एक तो कौन? लोकसभा, एक राज्यसभा और एक कौन? राष्ट्रपति। ये तीनों किसके भाग होते हैं? संसद के भाग होते हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति किसके भाग होते हैं? संसद के भाग होते हैं। ये हमारे को बातें समझ में आ गई। ये किसमें? व्यवस्थापिका का भाग है। किसका भाग है? व्यवस्थापिका का भाग है। तो ये अब देखो, ये रहे हमारे प्यारे प्यारे भारत देश के नागरिक, ये रहे, ये पूरे भारत के नागरिक हैं ये, ठीक है। अब इन भारत के नागरिकों ने क्या किया? वोट दिया। क्या दिया इन्होंने? वोट। हम जानते हैं ये वोट देने के लिए जाते हैं, तो इन्होंने जो है वोट दिया। ये भी हम जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का होता है, तो लोकसभा के चुनाव में इन्होंने वोट दिया। अभी थोड़े दिन पहले ही दिया था। लोकसभा के चुनाव का क्या दिया? वोट दिया, ठीक है। अब इन्होंने लोकसभा के जो है तो वोट किसके लिए देंगे? हम ग्रेड 1 के हैं तो हम सब ने जो है वोट दिया। तो बताओ मेरे को, मत किसका किसके लिए दिया? एमपी के लिए। एमपी के वोट दिए। एमपी किसको बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के संसद के सदस्य, संसद सदस्य, संसद के सदस्य। वैसे संधि करेंगे तो वो अलग, संसद सदस्य में ऐसे चला जाए। संसद के सदस्य के लिए जो इन्होंने वोट दिया। संसद के सदस्य में भी बताओ किसके लिए दिया? लोकसभा के लिए। तो जैसे ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा की अजमेर, अजमेर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये वोट दिया। कितने साल के वोट देते हैं बताओ मेरे को? एज कितनी होनी चाहिए? 18। कितनी होनी चाहिए? 18। पहले है ना 61वें संविधान संशोधन से पहले जो है कितने साल होनी चाहिए? कौन से संविधान संशोधन से पहले? 61वें संविधान संशोधन से पहले एज अगर 21 होती थी वही वोट देते थे। कौन से वोट देते थे? 21 एज वाले, 21 और उससे अप वाले। 61वें संविधान संशोधन से चेंज किया और जो है कितने साल के लिए वोट है? 18 और 18 प्लस जितने भी है वो क्या दे सकते हैं? वोट दे सकते हैं। कौन से 61। इन्होंने वोट दे दिया। क्या दे दिया? वोट। ये लोकसभा के, ये कोई सी भी पार्टी के सदस्य जो है, मान लो जैसे अजमेर से सांसद है कौन है? भागीरथ, वैसे लिखते भगीरथ है, शुद्ध भागीरथ चौधरी जो है ये क्या बन गए? एमपी बन गए। एमपी मतलब सांसद बन गए। अब ये सांसद बने तो लोकसभा के सांसद बने तो कहाँ पे बैठेंगे बताओ मेरे को? लोकसभा में। तो ये भागीरथ जी बैठ गए, ऐसे जयपुर के बैठेंगे, ऐसे बहुत सारे बैठेंगे। ये सारे राजस्थान के जो है टोटल कितने जाते हैं? 25 25 जाते हैं। ये लोकसभा में गए। कहाँ पे गए? लोकसभा में गए। ऐसे ही ये लोकसभा में चले गए। ऐसे ही जो राज्य की विधानसभाएं वगैरह उनसे जो है राज्यसभा के सदस्य चुनिस्ते हैं। कहाँ से चुनिस्ते हैं? राज्यसभा के। कभी हमने सुना क्या कि राज्यसभा का वोट हम देने गए कि राज्यसभा सदस्य? नहीं, हमने कभी नहीं सुना। तो वो जो है विधायक वगैरह उसको चुनते हैं, वो हम अलग से जब संसद बढ़ेंगे उसमें देखेंगे। अभी मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये लोकसभा हो गई, ये क्या हो गई? राज्यसभा। अब ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलके क्या बनाता है? हमने पढ़ा ही था 79 से संसद बनाता है। तो ये लोकसभा और ये जो राज्यसभा वाले हैं, राष्ट्रपति का तो कुछ इतना है नहीं इसमें। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा वाले, यही मिलकर के कहलाती है हमारी विधायिका। क्या कहलाती है? विधायिका। तो ये भागीरथ जी वगैरह ये सारे और राज्यसभा के सारे सदस्य मिलके क्या कहलाई? विधायिका कहलाई। क्या ऐसा है क्या इसमें कि जो है केवल बीजेपी के सदस्य ही होने चाहिए, कांग्रेस के नहीं होने चाहिए या टीएमसी के नहीं होने चाहिए? सर कोई से भी हो सकते हैं इसमें। तो लोकसभा में जो है लोकसभा में जो है कोई सी भी पार्टी के हो, जैसे अपने राजस्थान में 25 में से कांग्रेस वगैरह के, बीएपी के, ये सारे के सारे इसमें क्या है? सांसद है। राज्यसभा में भी अलग अलग सांसद है। ये सारे गए और जाके बैठ गए किसमें? इसको बड़ा नाम दे दिया और मैंने इसको दो भागों में बांट दिया, लोकसभा और क्या? राज्यसभा। राष्ट्रपति भी इसी में आता है, संसद में, लेकिन अपन इसको नॉर्मल वे में देख रहे हैं। ये किस में आ गए? विधायिका में आ गए। विधायिका को क्या बोला मैंने? लेजिस्लेटिव बोला। क्या बोला? लेजिस्लेटिव। अब इनमें से जो लोकसभा है, कौन है? लोकसभा। इस लोकसभा की जैसे कितनी सीटें हैं बताओ मेरे को? 543 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीट्स है? 543। इन 543 सीट्स में से जिसके पास भी बहुमत होगा, बहुमत कौन सा अब हमारे दिमाग में प्रश्न है, आधा प्लस एक, आधे से जो है कितना जोड़ दो? एक जोड़ दो, तो 272 होता है। कितना होता है? 272। जिनके पास भी होगा वो एक तरीके से सरकार बना देगा। सरकार लोकसभा के हिसाब से बनाएगी, राज्यसभा के हिसाब से नहीं बनाएंगे। तो इनसे सरकार बन गई।
क्या बन गई इससे? सरकार बन गई। जैसे बीजेपी की 240 सीटें आई थी और उसने कुछ और पार्टी से समर्थन लेके और लोकसभा में बहुमत साबित कर दिया, 272 सीटें साबित कर दी कि हमारे और हमारे सहयोगी दल मतलब वो फिर गठबंधन बन जाता है। तो हमारे पास जो है क्या है, एक तरीके से बहुमत है। क्या है? बहुमत है। किसकी सरकार बन गई? बीजेपी। जिसकी सरकार बनती है उसके जनरली मंत्री बनते हैं। जनरली शब्द लिया है क्योंकि विपक्ष के भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है इसमें। हमारी पहली लोकसभा में ऐसा हुआ है। तो बीजेपी के ये, तो इनके क्या बनेंगे बताओ मेरे को? मिनिस्टर्स। क्या बनेंगे? कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह, और बहुत सारे जो है क्या होते हैं, मिनिस्टर होते हैं। अब जो ये मिनिस्टर है, कौन है ये मिनिस्टर? अब ये मिनिस्टर बताओ मेरे को, कानून कहाँ बनेगा? अब कुछ कुछ भी हमको यहाँ तक तो हमारे समझ में आ गया कि ये कहाँ पे चले गए, विधायिका में चले गए। लोकसभा के राज्यसभा के सदस्य विधायिका में चले गए। इनों में जो जिनका लोकसभा में बहुमत था, जिनका लोकसभा में क्या था, बहुमत था, बहुमत कैसे होता है ये हमने देख लिया। उन्होंने क्या बनाई? सरकार बनाई। सरकार बनाई तो उनके क्या बनेंगे? मिनिस्टर्स बनेंगे। उनके क्या बनेंगे? मिनिस्टर्स बनेंगे। ठीक है। अब कोई भी कानून बनाना है, कोई भी क्या क्या बनाना है, कानून बनाना। तो कानून कैसे बनेगा? कानून देखो, या तो लोकसभा में राज्यसभा में जिनमें भी भेजना है, दोनों में से जो है बिल बनाए भेजेंगे। जिस भी ड्राफ्ट समझ लो एक तरीके से विधेयक, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, या पहले राज्यसभा में जाएगा लोकसभा में जाएगा, वो हम आगे अलग से देखेंगे। फिर उस पे कौन जो है हस्ताक्षर कर देगा बताओ मेरे को? कौन हस्ताक्षर कर दे देंगे? राष्ट्रपति साहब कर देंगे। तो वो बिल नहीं रहेगा, पहले तो वो बिल रहेगा, बिल के बाद वो क्या बन जाएगा, एक तरीके से लॉ, एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। तो ये, तो विधि कहाँ बन रही है, कानून कहाँ बन रहा है, एक तरीके से संसद में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? संसद में, लेजिस्लेटिव में बन रहा है। तो क्या लेजिस्लेटिव का काम याद हो गया है क्या हमें, कि एल का काम क्या है? विधि निर्माण। एल का काम क्या है? विधि निर्माण। अब देखो, जो मिनिस्टर्स वगैरह थे या कुछ भी मतलब जो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह ये होते हैं, ये जो है किसके पार्ट होते हैं? ये पार्ट होते हैं मिनिस्टर्स वगैरह एग्जीक्यूटिव के। इसको बोलते हैं कार्यपालिका। क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। तो ये तो विधि का निर्माण करती है, लेजिस्लेटिव क्या करती है? विधि का निर्माण। इस विधि को, जो कानून बना हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है, इसको क्रियान्वित भी तो करना है। तो इसको क्रियान्वित करने का काम किसका है? कुछ भी कानून वगैरह बनाया है उसको कानून करवाने का काम जो है, पालन करवाने का काम किसका है? कार्यपालिका का है। किसका है? कार्यपालिका। क्या विधायिका और कार्यपालिका समझ में आ गई क्या? अगर विधायिका और कार्यपालिका समझ में हमें आ गई है तो संसदीय सरकार हमें इजीली समझ में आ जाएगी। तो नहीं आई तो एक बार इसको वापस देख लेना, 1-2 मिनट। अब देखो ये रहा पूरा। अब ऐसा हो सकता है क्या कि जो नरेंद्र मोदी जी या कोई भी मिनिस्टर वगैरह है, ये इन दोनों में किसी के भी जो है सदस्य नहीं रहेंगे, न तो लोकसभा के सदस्य रहेंगे और न ही राज्यसभा के? ऐसा हो सकता है क्या कि न तो लोकसभा के सदस्य है और न ही राज्यसभा? नहीं सर, कैसे कह सकते हो आप? मोदी जी तो जो है वाराणसी से सांसद है लोकसभा के। कहाँ के? वाराणसी से सांसद है। तो फिर अभी जैसे रवनीत बिट्टू जी, हमने कहा उनको मिनिस्टर बना दिया, रवनीत बिट्टू जी को, वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे। तो लोकसभा का चुनाव हार गए तो क्या है, हमने तो कहा सर कोई मिनिस्टर विनिस्टर जब भी रह सकता है जो वो किस में हो, या तो लोकसभा में और राज्यसभा में। उसकी भी शर्त है 6 महीने के अंदर वाले, वो भी हम आगे देखेंगे, अभी हम समझ रहे हैं। तो या तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या किसका होना चाहिए, राज्यसभा का होना चाहिए। कौन है? कोई मिनिस्टर वगैरह या कोई भी सदस्य है। सदस्य तो वैसे ही है लेकिन मिनिस्टर वगैरह। ठीक है। तो अब बताओ कि जो ये मिनिस्टर वगैरह है, ये खुद इसके पार्ट है या नहीं है, विधायिका के? किसके पार्ट नहीं है? विधायिका के है या नहीं है? ये विधायिका है। क्या है ये? पूरी विधायिका, ये लेजिस्लेटिव। अब इसमें सारे सदस्य बैठ गए, ये रवनीत जी बैठे हैं, ये मोदी जी बैठे हैं, ये जयशंकर जी बैठे हैं। इनमें कोई लोकसभा का है और कोई कहाँ का है, राज्यसभा का है। कोई तो लोकसभा का है और कोई किसका है, राज्यसभा का है। अब इनमें जिन जिन के पास बहुमत होगा वो सरकार बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे? सरकार बनाएंगे। और जब वो सरकार बनाएंगे तो जो मतलब वो क्या कहलाएगी, एग्जीक्यूटिव कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एग्जीक्यूटिव कहलाएगी। क्या समझ में ये बात आई या नहीं आई? तो संसदीय जो शासन प्रणाली होती है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ही यह है कि वो जो लेजिस्लेटिव का ही पार्ट होती है एग्जीक्यूटिव। ऐसे नहीं होता कि एग्जीक्यूटिव का आदमी है, जो व्यक्ति है जैसे मोदी जी है तो लेजिस्लेटिव का पार्ट ही नहीं है। लेजिस्लेटिव से ही निकाल जा बनती है कौन है, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका।
अभी मैंने समझाया, रवनीत बिट्टू जी राज्यसभा से सांसद बना के भेजना पड़ा राजस्थान से उनको, लोकसभा में हार गए थे, मिनिस्टर बना दिया उनको, मिनिस्टर बना दिया। तो बताओ मेरे को, मिनिस्टर बनाया यानी एग्जीक्यूटिव के पार्ट हो गए एक तरीके से। जब एग्जीक्यूटिव के ये पार्ट हो गए, कार्यपालिका के पार्ट हो गए, तो इसमें तो होने ही चाहिए। ये तो इतना ही है, ये पूरे को घेर रहा है, तो इसमें होना चाहिए। यहाँ तो हार गए, यहाँ हार गए, तो कि कहाँ जाना पड़ेगा, राज्यसभा में जाना पड़ेगा, राज्यसभा से भेजना पड़ा। तो इतने बड़े निष्कर्ष में जो समझाने की चीज थी वो यही थी कि जो विधायिका है, कौन है विधायिका, विधायिका से ही चुनित हैं कौन है एग्जीक्यूटिव सदस्य, मतलब विधायिका के एक भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं, विधायिका के। अब ये विधायिका, अब बताओ विधायिका में भी जो है एक तरीके से लोकसभा और राज्यसभा, प्रेसिडेंट होता है लेकिन उसको अभी छोड़ रहे हैं। तो ये लोकसभा, कौन है लोकसभा। अब लोकसभा जो सदस्य है, लोकसभा में जो भी दल, जिस दल ने मैंने कहा था सरकार कहाँ से बनती है, लोकसभा से। तो ये जो लोकसभा का सदस्य है, मतलब लोकसभा में जिन्होंने सरकार बनाई है, इनका बहुमत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए लोकसभा में, जिन जो भी एग्जीक्यूटिव है तो उसका होना चाहिए। यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेगी। किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी, विधायिका के प्रति, यानी और विधायिका में भी किसकी, एक तरीके से लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी रहेगी। यही जो है हमारे अनुच्छेद कौन सा है, 74(3) है। ये 74(3), 74 नहीं 75 है। 75(3) ये सारे जो है हम अलग से जब हमारे संसद चलेगी जब देखेंगे। अभी मेरे को समझाना है कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है। तो संसदीय शासन प्रणाली, ये प्रणाली ली कहाँ से गई है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन की जो संसद है ना, उसमें सभा स्थल को वेस्टमिंस्टर बोला जाता था। क्या बोला जाता था, वेस्टमिंस्टर। इसलिए इस मॉडल को, ये जो मॉडल है जिसमें लोकसभा एक तरीके से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कौन है, लोकसभा विधायिका के प्रति उत्तरदायी। अगर विधायिका में एक तरीके से इनका जो लोकसभा क्या, ये जो कार्यपालिका है ये किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो कार्यपालिका का या जो सरकार वगैरह है उसने बहुमत खो दिया है लोकसभा में, अविश्वास खो दिया है, तो सरकार क्या होगी, गिरेगी। इसी को बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली। ओवरऑल लोकसभा विधायिका से ही जो है कौन बनती है, एग्जीक्यूटिव बनती है। कौन बनती है, एग्जीक्यूटिव बनती है। तो ये इसको बोलते हैं संसदीय स्वरूप। अब बताओ मेरे को, ये जो संसदीय स्वरूप है इसमें ये दोनों अलग है क्या, बिल्कुल ही, मतलब कार्यपालिका वगैरह आ रही है, तो इसको अलग, अलगाव की जो भावना होती है ना, उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। पावर यानी शक्तियों का बिल्कुल विभाजन। भारतीय संविधान में बिल्कुल इनका शक्तियों का विभाजन कहाँ है। हमने तो, आपने अभी कहा मैंने कि ये जो लेजिस्लेटिव है इसी का पार्ट कौन है, एग्जीक्यूटिव है। तो ये तो समन्वय और सहयोग से चलती है। समन्वय सहयोग से कैसे, कानून कहाँ बनता है बताओ मेरे को, अगर पूछूं मैं कानून कहाँ बनता है, तो कानून बनता है लेजिस्लेटिव में। कहाँ बनता है, लेजिस्लेटिव में। और उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, क्रियान्वित कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। तो बताओ इन दोनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है क्या, अलगाव है क्या शक्तियों का, नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। इनके बीच में तो आपस में क्या है बताओ मेरे को, समन्वय है। क्या है, समन्वय व सहयोग है। क्या है, इस इनके बीच में समन्वय और सहयोग है। इसी मॉडल को क्या कहा जाता है बताओ मेरे को, संसदीय स्वरूप बोला जाता है। तो भारतीय संसदीय स्वरूप सेपरेशन ऑफ पावर पे नहीं है, इनमें अलगाव की भावना नहीं है कार्यपालिका विधायिका में, ये दोनों आपस में सहयोग और समन्वय से चलती है। कैसे चलती है, सहयोग और समन्वय से चलती है। क्या अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है क्या, नहीं, इसको अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया। इसको किसके संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। अमेरिका में तो जो सिस्टम है वो कौन सा है, अध्यक्षीय है। और भारत में कौन सा है बताओ मेरे को, संसदीय प्रणाली। और इस प्रणाली को जो है कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। इस मॉडल को क्या कहा जाता है, जो संसद का मॉडल था, वेस्ट सभा स्थल था ब्रिटेन की का, इसलिए इसको बोलते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल। क्या बोलते हैं इसको, वेस्टमिंस्टर। तो देखो विधायिका के और कार्यपालिका के मध्य किस पे समन्वय और किस पे आधारित है, सहयोग के सिद्धांत पे आधारित है। शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पे नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, समन्वय और क्या है, सहयोग है। क्या है, समन्वय और सहयोग है। तो ये बातें संसदीय स्वरूप में हमें क्या रहनी चाहिए, पता रहना चाहिए। अब देखो संसदीय जो प्रणाली है, इसको मैंने पहले ही कहा था, इसको प्रधानमंत्री मतलब सिस्टम या
इंडिया वाले को। संसदीय प्रणाली, इसमें जो सर्वोपरि एक तरीके से डिसीजन विसीजन कौन लेते हैं, कैबिनेट लेती है। डिसीजन कौन लेती है बताओ मेरे को, कैबिनेट लेते हैं इसको, इसलिए इसको कौन सी प्रणाली बोला जाता है, कैबिनेट प्रणाली। कौन सी प्रणाली बोला जाता है, मंत्रिमंडलीय सरकार। मंत्री में छोटी की मात्रा आती है, मंत्रिमंडल में ध्यान रख लेना। अगर मंत्रिमंडल लिखते हैं तो इसको पूछ लेगा, मंत्रिमंडलीय सरकार दे दे के घुमाएगा, तो पता रहना चाहिए मंत्रिमंडलीय सरकार बोलते किसको है, संसदीय स्वरूप को। अब संसदीय नहीं दे के, संसदीय हमने बहुत पढ़ लिया और मंत्रिमंडलीय दे दिया तो वहां हम घूमने लग गए। घूमना नहीं है, वहां पे जो मंत्रिमंडलीय कोई जो है क्या कहा जाता है, मतलब एक तरीके से संसदीय। उत्तरदायी क्यों बोला बताओ मेरे को, क्योंकि एग्जीक्यूटिव, अभी मैंने बताया था जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, वो लोकसभा के प्रति एक तरीके से क्या रहती है, उत्तरदायी रहती है। किसके प्रति उत्तरदायी रहती है, लोकसभा के प्रति जो है। तो इसको वेस्टमिंस्टर, तीनों नाम याद रखने हैं, संसदीय प्रणाली, वेस्टमिंस्टर मॉडल, प्रधान ये कैबिनेट या मंत्रिमंडलीय सरकार, उत्तरदायी सरकार। ये तीनों चारों जो है याद रहने चाहिए। इसी को संसदीय सिस्टम बोलते हैं। इसी को कौन सा सिस्टम बोलते हैं, संसदीय सिस्टम बोलते हैं। तो ये सारी की सारी इसमें चीजें हैं। केंद्र में ही नहीं, बताओ राज्य में भी है। राज्य में भी अगर विधानसभा में बहुमत खो दिया सरकार ने तो क्या हो जाती है, सरकार गिर जाती है। तो केंद्र में ही नहीं है ये, केवल राज्यों में भी है, ये हमको पता ही है। आगे देखो, अब और हमें संसदीय स्वरूप प्रणाली के क्या विशेषताएं हैं, तो ये सारी की सारी जो है मैंने बता दी। देखो, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की जवाबदेही होती है, अभी मैंने इतना बताया। विधायिका में भी किसके प्रति होती है बताओ मेरे को, सरकार के संदर्भ में लोकसभा के प्रति। कार्यपालिका की जवाबदेही किसके, लोकसभा के। अगर लोकसभा में बहुमत नहीं है तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इसी को बोलते हैं एक तरीके से उत्तरदायी है। क्या है, उत्तरदायी। इसलिए इस सरकार को बोलते हैं उत्तरदायी सरकार। क्या बोलते हैं, उत्तरदायी सरकार। मंत्री, कैबिनेट वाले, वो मंत्रिमंडल जो है डिसीजंस लेती है, इसलिए बोलते हैं मंत्रिमंडलीय सरकार। क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडलीय सरकार। ब्रिटेन से ये उठाया गया है, इसलिए इसको ब्रिटेन का जो सभा स्थल है संसद का, उसको वेस्टमिंस्टर बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल। पूछा हुआ है 2-3 बार आरपीएससी ने वेस्टमिंस्टर मॉडल वगैरह को। तो ये चीजें हैं। आगे देखो, वास्तविक और नाममात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। जो राष्ट्रपति, सर बता दिया, अनुच्छेद 53, समस्त शक्तियां कार्यपालिका की राष्ट्रपति के पास होती है। आपने पिछली क्लासेज में बताया था कि सारे के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। अनुच्छेद 77, कौन सा अनुच्छेद, 77। लेकिन फिर भी कहते हैं कि बहुत सारे आलोचक ऐसे कहते हैं कि भारत का राष्ट्रपति केवल रबर स्टाम्प है। क्या है, रबर स्टाम्प। वास्तव में उनके पास शक्तियां नहीं है। वास्तव में शक्तियां किसके पास होती है बताओ, राष्ट्रपति के या प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री के। इसलिए भारत की जो सरकार है उसको प्रधान, मतलब इस सिस्टम को प्रधान, कुछ कुछ जो है प्रधानमंत्री सरकार भी बोलते हैं। तो नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका है कि नहीं है, है। राष्ट्रपति के नाम से सारे काम होते हैं, सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। और वास्तविक में प्रधानमंत्री। तो वास्तविक भी होती है ये, इसकी संसदीय प्रणाली की जो है क्या है, एक तरीके से विशेषता है। किसकी विशेषता है, संसदीय प्रणाली की विशेषता है। संसदीय प्रणाली की क्या है विशेषता, बहुमत वाले दल की सत्ता। अभी बताया था मैंने, बीजेपी 240 गठबंधन बनाया, 272 क्रॉस करा दिया, क्या बन गई, उनकी सरकार बन गई। यह संसदीय सिस्टम में होता है, इसमें एक तरीके से संसदीय सिस्टम में। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, अभी बताया, ये गोला याद रहना चाहिए, लेजिस्लेटिव और ये यही संसदीय स्वरूप है, ध्यान रख लेना। अगर ये एक याद है तो पूरा पूरा अभी मैंने 20-25 मिनट तक जो भी बोला है वो सब यही है कि एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका किसका भाग होती है, लेजिस्लेटिव का। कार्यपालिका किसका भाग होती है, लेजिस्लेटिव। कार्यपालिका में कौन आते हैं, मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति आता है। तो ये किसका भाग है, लेजिस्लेटिव का। नेतृत्व कौन करता है बताओ मेरे को, प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है, प्रधानमंत्री। विघटन किसका होता है, कभी सुना है क्या कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कौन कौन ऐसा है जिसने ये सुन लिया है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, दे देगा तो। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल। राज्यसभा का कैसे हो सकता है सर, राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है। राज्यसभा कैसे सिद्ध, उच्च सदन, स्थायी सदन। तो इसका कभी विघटन ही नहीं होता। विघटन किसका होगा, लोकसभा का। किसका, लोकसभा का। जो निचला सदन है वो कौन सा है, लोकसभा। तो लोकसभा का क्या होता है, विघटन होता है। उधर राज्य में देखेंगे तो किसका, विधानसभा का। ये सारा का सारा किसकी विशेषता है, ये संसदीय प्रणाली की विशेषता है। ये सारी की सारी किसकी विशेषता है, संसदीय प्रणाली की। नाम मात्र की कार्यपालिका भी है, वास्तविक कार्यपालिका भी है।
इसमें जो है लेजिस्लेटिव से ही जो है कौन निकलते हैं, एग्जीक्यूटिव वाले निकलते हैं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं जितने भी मंत्री वगैरह, ये या कार्यपालिका जो है एक तरीके से विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। मंत्री वगैरह ऐसे नहीं है कि जो है विधायिका में है ही नहीं, रवनीत बिट्टू जी को अभी लाना पड़ा, तो मंत्रिमंडल विधायिका में मंत्रियों की क्या होती है, सदस्यता होती है, 6 महीने के भीतर होनी चाहिए इनकी। ठीक है, ये तो ये बात हो गई। अब देखो भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, ब्रिटेन के से। कहाँ से ली गई है बताओ, कहाँ से सिस्टम, ब्रिटेन से। अब ये इसके अगले वाला ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, तो हमने अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है यहाँ पे, कहाँ की है, ब्रिटेन की। और कौन सा प्रणाली, कौन सा सिस्टम बताओ मेरे को, संसदीय प्रणाली। कौन सी प्रणाली, संसदीय प्रणाली। कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई है। अब देखो ब्रिटेन में और भारत में जो है अंतर कहाँ है, ब्रिटेन में और भारत में अंतर कहाँ है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था, जैसे प्रस्तावना में ये शब्द आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत जो है एक तरीके से कैसा है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अब गणराज्य किसको बोलते हैं, गणतंत्र बोलते किसको है, ये पता रहना चाहिए हमको कि गणतंत्र होता क्या है। तो जो हेड ऑफ स्टेट होता है, स्टेट का यानी राज्य का, मैंने पहले कहा था इंडिया के संदर्भ में राज्य है, स्टेट का मतलब वो स्टेट नहीं है राजस्थान वगैरह। तो हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ कौन, स्टेट, ये क्या है, ये वंशानुगत नहीं होकर, एक तरीके से क्या नहीं होकर, वंशानुगत नहीं होकर क्या होता है, निर्वाचित होता है। क्या होता है, निर्वाचित। तो उसको क्या बोलते हैं, वो गणतंत्र। क्या भारत में ऐसा हुआ है क्या कि अभी जैसे पिछले जो राष्ट्रपति थे, कौन थे पिछले राष्ट्रपति बताओ मेरे को, रामनाथ कोविंद। कौन थे, रामनाथ कोविंद जो पिछले राष्ट्रपति थे, क्या उनके बेटे को जो है अभी बना दिया है कि राष्ट्रपति। तो ये रहे हेड ऑफ स्टेट, पिछले हेड ऑफ स्टेट कौन, रामनाथ कोविंद जी। उनके बेटे को बनाएगा, नहीं सर, अभी तो हमको पता है राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। कौन है राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू है। तो चुनाव हुआ था, राष्ट्रपति का क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो हेड ऑफ स्टेट जो है वंशानुगत नहीं है, उसको उनका क्या हुआ है, निर्वाचन हुआ है। क्या हुआ है, नियुक्त नहीं हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं, चुनाव हुआ है। नियुक्त ध्यान रख लेना प्रधानमंत्री होता है, उसको नियुक्त किया जाता है। कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है। इनके तो चुनाव हुए हैं, क्या हुए हैं, चुनाव। निर्वाचित, क्या शब्द बताया, निर्वाचित राष्ट्रपति। ऐसा ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में तो जो है सम्राट, एक तरीके से क्राउन का उनका जो है। तो भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, लेकिन जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या होता है यहाँ पे, निर्वाचित। जब भी तो अंबेडकर साहब ने कहा था कि हमने बहुत सारी चीजें छान छान के लिए, जो काम की चीजें थी, जो हमारे इंडिया के हिसाब से थी, उसको हमने अडॉप्ट किया, बाकी को जो है क्या कर दिया, स्किप कर दिया। तो ये आरपीएससी ने पूछा है, फिर इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, ध्यान रख लेना। गणतंत्र का अर्थ पूछता है वो, क्या पूछता है, गणतंत्र का। ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब ही यही है कि हेड ऑफ स्टेट वंशानुगत नहीं होकर के क्या होगा, निर्वाचित होगा। अगर ये फैक्ट क्लियर है तो मतलब अब अपन आगे चलते हैं। तो मूलभूत अंतर हुआ कि नहीं हुआ बताओ मेरे को, मूलभूत अंतर हुआ है कि भारत का जो प्रधान है वो क्या होता है, निर्वाचित होता है, गणतंत्र होता है। ब्रिटेन में है क्या, ऐसा नहीं है। तो फिर आप कैसे कह रहे हो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली का मतलब ये एल, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव का ये पार्ट कौन है, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। कौन है, कार्यपालिका। लेकिन जो हेड ऑफ स्टेट है वो निर्वाचित नहीं है, यहाँ तो निर्वाचित है, वहां निर्वाचित नहीं है, वहां कौन है, उत्तराधिकारी की व्यवस्था है। भारत इस संसदीय प्रणाली को और किस किस नाम से जाना जाता है, वेस्टमिंस्टर मॉडल, उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार। कुछ कुछ राजनीति के जानकार इसको जो है कौन सी सरकार बोल देते हैं, प्रधानमंत्री सरकार। अभी तो पढ़ा था कि इसमें कार्यपालिका दो होती है, नाम मात्र की और वास्तविक। वास्तविक कार्यपालिका मतलब शक्तियां वास्तविक रूप से किसमें, पीएम में, प्रधानमंत्री में। इसलिए कुछ कुछ कह देते हैं, ऐसे ही कहने में क्या जाता है कि जो है ये क्या है, प्रधानमंत्री सरकार है। कैसे सरकार है, प्रधानमंत्री सरकार है। तो ये बातें हमको इसमें पता रहनी चाहिए। तो ये संसदीय प्रणाली थी, ये क्या थी, संसदीय प्रणाली। तो दोनों संघात्मक और संसदीय, इसको मैं हर क्लास में बीच बीच में आपको जो है कुछ कुछ पूछता रहूंगा कि बताओ जो है संविधान की सर्वोच्चता किस में जाएगा, संघात्मक में जाएगा। आपातकाल वाला या राज्यपाल का पद किस में जाएगा, एकात्मक में जाएगा।
अवशिष्ट सूचियां किस में जाएगी, एकात्मक में जाएगी। स्वतंत्र न्यायपालिका किस में जाएगा, स्वतंत्र है, संघात्मक में जाएगा। तो ऐसे हम फैक्ट्स को क्या करते रहेंगे, बीच बीच में रिवाइज करते रहेंगे। आगे देखो, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। हमको पता है न्यायिक सर्वोच्चता तो हमने पढ़ी थी कि भाई न्यायिक सर्वोच्चता है तो संसद की जो संप्रभुता है, ठीक है, संप्रभुता को हम अलग से जो प्रस्तावना देखेंगे ना तो उसमें लेंगे कि आंतरिक और बाह्य, इसको दो भागों में तोड़ करके देखेंगे। अभी इसका कोई इतना रोल है नहीं। ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका के सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से है, अमेरिका से लिया गया है हमारे, ठीक है। तो इनके बीच में क्या स्थापित करने की है, समन्वय स्थापित किया है भारतीय संविधान। वहां तो जो है अमेरिका में तो केवल न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, ब्रिटेन में किसकी संप्रभुता है, संसद की, क्योंकि संसदीय सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, संसदीय सिस्टम है। लेकिन भारत में क्या किया गया है, इनमें एक तरीके से मैंने क्या कहा था, भारतीय जो संविधान है वो एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर पे नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इनके सब के बीच में से पूरी तरीके से अलगाव, कोई किसी से मतलब नहीं है। ऐसे नहीं है हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर, मान लो है ना अलग अलग इनके, तो भी जो है एक दूसरे के क्या है, समन्वय और सहयोग से चलता है। किससे चलता है, यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, खूबसूरती है। इसलिए तो इतने साल हो गए, आज भी हमारा संविधान जीवंत दस्तावेज बना हुआ है। क्या बना हुआ है, जीवंत दस्तावेज। तो थोड़ा ध्यान रख लेना, न्यायिक जो सर्वोच्चता है वो ब्रिटेन, अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। संसदीय संप्रभुता कहाँ का है, ब्रिटेन का है। थोड़ा याद, मेन तो संसदीय सिस्टम याद रखना है, इसका कोई इतना है नहीं। आगे देखो, जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है। कैसे भिन्न है, अभी हम पढ़ के आए हैं। कैसे भिन्न है बताओ मेरे को, कि निर्वाचित तो यहाँ का हेड ऑफ स्टेट निर्वाचित होता है, वहाँ का क्या कैसा होता है बताओ मेरे को। वहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या होता है, वंशानुगत होता है। वहाँ संसदीय संप्रभुता है, यहाँ पे संसदीय संप्रभुता के साथ साथ जो एक तरीके से संसदीय, ये सब चीजें समन्वय और सहयोग से चलती है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिए गया है, कि कोई भी मतलब ये मान लो लेजिस्लेटिव ने कोई कानून बनाया, विधायिका ने, तो इसकी टेस्टिंग करने का काम, विधि बनाई उसकी टेस्टिंग करने का काम जो है किसका है, जुडिशरी का है। किसका है, जुडिशरी का। क्या अब तक भी जो है ई, एल और जे का काम समझ में नहीं आया क्या, आ गया सर। कानून कौन बनाएगी, विधायिका बनाएगी। कौन बनाएगी, विधायिका। विधायिका समझ में आई, अभी इतना बताया था, लोकसभा राज्यसभा वो सब इसमें विधायिका, ये कानून बनाएगी, ये कानून को क्रियान्वित करेगी। और जुडिशरी बताओ मेरे को क्या करेगी, जुडिशरी जो है टेस्ट करेगी कि यार कानून बनाया कहीं मूल अधिकार का या कोई हनन तो नहीं हुआ है, बेसिक जो ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका। तो ये चीजें जो है इसमें है। अब देखो, उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा अमेरिकी से जो है क्या है, कम है। भारत में भी जो है सर्वोच्च न्यायालय इनकी देखो क्या है, न्यायिक समीक्षा। समीक्षा किसको बोलते हैं, रिव्यू को। इसने कोई कानून बनाया, इसको क्या किया है, रिव्यू किया है। लेकिन अमेरिका जितना न्यायिक पुनरावलोकन उठाया किससे गया है, अमेरिका से। अब देखो फिर मैं बता रहा हूँ, पुनरावलोकन गलत लिख देते हैं, बार बार बता रहा हूँ, ऐसे लिखी जाएगा पुनरावलोकन, पुनरावलोकन नहीं लिखना है। क्या लिखना है, पुनरावलोकन। शुद्ध शुद्ध में पूछ लेगा। तो अमेरिका वाले से क्या है, कम है। अमेरिका वाले से क्या है, कम है न्यायिक पुनरावलोकन की। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया है, यहाँ पे जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसको हम जो है अनुच्छेद 21 को कभी, वैसे हमारे है नहीं संविधान में, जैसे कुछ भी हो, मान लो कानून बनाया, क्या बनाया, कानून। तो जैसे अभी किसानों वाला मान लो कानून बनाया, तो कानून में इंडिया में क्या है, कि इंडिया में जो विधि द्वारा स्थापित जो है प्रक्रिया से बन जाए, यानी विधि द्वारा स्थापित किया है कि लोकसभा में पारित हो जाए, विधानसभा में इसमें राज्यसभा में पारित हो जाए, राष्ट्रपति क्या कर दे, साइन कर दे। ये तो हुई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और विधि की सम्यक प्रक्रिया मतलब केवल बहुमत होने से ही नहीं, वास्तव में जो है सम्यक यानी ढंग से, कोई अधिकारों वगैरह का हनन वगैरह तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का था। फिर धीरे धीरे उसको जो है अनुच्छेद 21 को और ज्यादा वाइड किया। इसको जीवन का अधिकार बोलते हैं। हमको नींद लेने का जैसे अधिकार है, किसका अधिकार है, नींद लेने का। स्वच्छ हवा में घूमने का अधिकार है, स्वच्छ जल का अधिकार है, सारा जीवन जीने का जो है क्या है, अधिकार है। कौन, किससे है, अनुच्छेद 21 से। किससे, अनुच्छेद, अनुच्छेद 21 सब कुछ है, ऐसे समझ लो हमारे को। जैसे प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, गोपनीयता का अधिकार, वो भी किस में आता है, अनुच्छेद 21 में आता है। तो ये इसको सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा कर करके इसको क्या बना रहा है, वाइड बना रहा है। क्या बना रहा है इसको, वाइड। जीवन का अधिकार इसका नाम दे दिया कि विधि, पहले था क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी के प्राण दे ले सकते हैं, लेकिन इसको
सर्वोच्च न्यायालय अब ले जा रहा है उस तरफ कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही नहीं कि केवल पारित कर दिया बिल, कि पारित करने के साथ साथ जो है एक सम्यक ढंग की जो है क्या होनी चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए। वो अमेरिका की है, इतना ज्यादा हमको इसमें जाना नहीं है। आगे देखो, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका जो है मैंने पहले समझा दिया। न्यायपालिका बताओ स्वतंत्र है या नहीं है? है। और एकीकृत मतलब संघीय, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, संघीय अदालत है, एक तरीके से सेंटर की है। और एकीकृत न्यायपालिका कार ये हमको तो थोड़ा ये ध्यान रख लेना कि एकीकृत किसका उदाहरण है बताओ मेरे को, एकात्मकता का। किसका उदाहरण है? एकात्मकता का उदाहरण है। और जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो किसका उदाहरण है? संघात्मक का। वो किसका उदाहरण है? संघात्मक का जो है उदाहरण है। यही तो हमने देखा था। तो एकीकृत ये और ये। अब कोई बता सकता है मेरे को, मूल अधिकारों का जो कस्टोडियन है या संरक्षक है, हमारे कोई भी मूल अधिकार का हनन हो जाए तो उसकी रक्षा करने का काम किसका है बताओ मेरे को? सर्वोच्च न्यायालय का है। सीधा सीधा पूछ लेगा। तो शीर्ष अदालत कौन सी हुई? सबसे टॉप की अदालत सर्वोच्च न्यायालय हुई। एकीकृत है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। स्वतंत्र है या नहीं है? स्वतंत्र भी है, एकीकृत भी है। हमको कैसे सर? पहले ही बता दिया था, एकात्मकता में और किसमें? संघात्मक में। मूल अधिकारों की गारंटी देता है कि नहीं देता है? देता है। किसकी? मूल अधिकारों की क्या देता है? अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये संविधान का रक्षक है, संरक्षक है। अगर संविधान पे कहीं पे भी कुछ आएगा तो कौन खड़ा मिलेगा हमारे को? सुप्रीम कोर्ट खड़ा मिलेगा। कौन खड़ा मिलेगा? सुप्रीम। जब तो रक्षा का काम है, पूछ लेगा सीधा सीधा। संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय। कौन? कस्टोडियन, इंग्लिश में बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन? सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट जो है कस्टोडियन है। आगे देखो, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार मैंने अच्छे से समझा दिए थे। बताओ कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। पिछली क्लास अगर याद है तो भाग किसमें है? 3 में है। अनुच्छेद कहाँ से लेके कहाँ तक है? 12 से लेके कहाँ तक है? 35 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेके 35 तक है। थोड़ा थोड़ा हमको देख लेना है कि सबसे पहले पहले समानता का, ये तो सबको मेरे को लगता ही है याद होगा। समानता का अधिकार 14 से 18। समानता 14 से 18 सीधा भी पूछ सकता है, क्योंकि बड़ा बड़ा आइडिया रहना, इसको अंदर से नहीं पढ़ना, हमको बेसिक जो है देखना। समानता का अधिकार है, ये रहा। स्वतंत्रता का अधिकार है कि नहीं है बताओ मेरे को? है। कि कौन से अनुच्छेद से कौन से तक? 19 से 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। समानता का अधिकार कहां से कहां तक? 14 से 18 तक। समानता, ये स्वतंत्रता होगी। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमको पता ही है, बाल श्रम का प्रतिषेध, बेगार वाला, ये किसमें है? अनुच्छेद 23 और 24 में। ये हम और क्लासेस में जो है बार बार इनको देख लेंगे, मैं ऐसे ही पूछता जाऊंगा। बताओ 23-24 क्या है? तो 23-24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्या धार्मिक स्वतंत्रता की हमारा संविधान बात करता है क्या? हाँ, हमारा संविधान अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक किसकी बात करता है? धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद कहाँ से लेके कहाँ तक? 25 से लेके 28 तक। सर पिछली क्लास में तो बताया था कि किसी भी धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद 25 कहता है। कर वर्ण नहीं लगेगा इन पे, धार्मिक संस्थाओं पे, अनुच्छेद 27 कहता है। कौन कहता है? 27 कहता है। तो ये क्या, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की तरफ हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? जा रहे हैं सर। इसको ही तो बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। यही हमारे संविधान की विशेषता है। किसकी विशेषता है? हमारे संविधान की। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। अब देखो, जो अल्पसंख्यक वगैरह है उनके संरक्षण, उनकी संस्कृति को और शिक्षा को जो है, अल्पसंख्यक संविधान में 2 आधार पे दिए हुए हैं, एक तो धर्म पे और भाषा पे। उस पे हमको नहीं जाना। थोड़ा सा अल्पसंख्यक किस आधार पे मानते हैं? 2 आधार पे, धर्म और किस पे आधार पे? भाषा पे। तो जो धर्म वगैरह रही है इस पे तो इनकी खुद की और संस्कृति को। अब देखो ऐसा क्यों किया हमको, अगर और हम डीप में जाए तो इनका प्रतिनिधित्व मान लो कहाँ, लेजिस्लेटिव में, विधायिका में कानून वानून बनता है तो मान लो ये अल्पसंख्यक है, इनका मान लो प्रॉपर रूप से प्रतिनिधित्व नहीं हो, तो जब डिबेट चलती थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, जो इसकी संविधान सभा की जो डिबेट्स चलती थी, उसमें इनके अधिकारों के संरक्षण की क्या होती थी? बात होती थी। ऐसे तो इसलिए जो है इनका प्रतिनिधित्व क्यों? क्योंकि भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही क्या बनता है एक तरीके से। ऐसे तो है नहीं कि मान लो किसी को 10 वोट भी मिले ना, पूरे विधानसभा में सभी खड़े हो गए, कुछ रह गए, 10 वोट भी मिले ना तो वो एमएलए बनेगा। ऐसे नहीं है कि भाई 50% से ज्यादा। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब फर्स्ट पास्ट द जो पोस्ट सिस्टम है, इसमें क्या होगा बताओ मेरे को? अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व तो ऐसी संभावना है कि कम हो सकता है। क्या हो सकता है? कम। तो इसलिए ये देना था हमको। क्या देना था? सांस्कृतिक और
शिक्षा का अधिकार दिया। अनुच्छेद 32 मैंने कहा ही था, इसी से कोई भी मैटर होता है तो जैसे मूल अधिकारों का हनन हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चले गए साहब। इसको जो है संविधान की आत्मा भी कहा था अम्बेडकर ने। संवैधानिक उपचारों का क्या अधिकार, किसका अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कुछ कुछ ये बातें हमको क्या रहनी चाहिए, पता रहनी चाहिए। तो बताओ मेरे को, 14 से 18 समानता का अधिकार, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसके विरुद्ध, शोषण के। धार्मिक स्वतंत्रता का कौन सा है, 25 से 28, 25 से 28। 32 कौन सा है बताओ मेरे को, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, किसका अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। स्वतंत्रता का कौन सा है, 19 से 22 है। जीवन का अधिकार कौन सा बताओ मेरे को, अभी बताया था सर, नींद लेने का अधिकार है हमको, हमको स्वच्छ वायु का अधिकार है, अनुच्छेद 21, कौन सा, अनुच्छेद 21। तो ये बातें जो है हमें समझ में आ गई। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो हमने पढ़ा ही था कि अमेरिका के संविधान से जो है इनको लिया गया है। और ये क्या करते हैं, कौन से लोकतंत्र, पिछली क्लासेस देख लेना, इसमें हमने पढ़ा था कि ये किसकी स्थापना करते हैं, लोकतांत्रिक, राजनीतिक लोकतंत्र की। सामाजिक और आर्थिक की कौन करता है बताओ मेरे को, सामाजिक वह आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कौन करते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कौन करते हैं, डीपीएसपी, जो नीति निदेशक तत्व है। कौन से भाग में है बताओ मेरे को, भाग 4 में। डीपीएसपी किस में है, भाग 4 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 36 से 51 तक। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? इतनी बार बता दिया सर, भाग मतलब भाग तो कौन सा है, भाग 3 है। भाग कौन सा है, 3। 12 से लेके कहाँ तक, 35 तक। अभी तो पढ़ा है 14 से 18, 19 से 22, तो वही तो है मूल अधिकार। 12 से शुरू होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, 12 से शुरू होते हैं। नीति निदेशक तत्व, सारी बातें मेरी समझाई हुई है कि ये लोक कल्याणकारी राज्य, पिछली क्लास देख लेना। आर्थिक लोकतंत्र, भाग कौन सा, संविधान का 4, पिछली क्लास में जो है पूरा समझाया। अभी भी देखा है हमने, कौन से संविधान से, आयरलैंड के संविधान से जो है ये लिए गए हैं। किससे, आयरलैंड के संविधान से। क्या न्यायपालिका इनको लगा सकती है क्या इम्प्लीमेंट, नहीं, एफआर को करती है। फंडामेंटल जो राइट्स होती है उनको न्यायपालिका क्या करती है, ये क्रियान्वित कर सकती है। इन्हें कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता, पिछली क्लास देख लेना। फिर मैंने कहा था पिछली क्लास में, अनुच्छेद 37 कहता है, कौन सा अनुच्छेद कहता है, 37, कि ये देश के शासन में क्या है, मूलभूत है। एक बार आईएएस प्री में ये क्वेश्चन आया हुआ है, देश के शासन में कौन मूलभूत है, तो कौन है, देश का शासन चलाने के लिए जरूरी है डीपीएसपी, क्या है जब भी तो हमारे संविधान निर्माताओं ने उस टाइम जो है वो कह के चले गए, हमारे संविधान निर्माता, कि इन फ्यूचर में आपको इन सब को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए लगाना है। तो ये सारी की सारी इसकी बातें हैं। मिनर्वा मिल्स पिछली क्लासेस में मैंने समझाया था, एफआर के और वो ट्रेन की पटरियां वटरियां बना के, एफआर के, फंडामेंटल राइट्स के और डीपीएसपी के, नीति निदेशक तत्वों के जो टकराट हुई है, उसमें कौन से केस ने, मिनर्वा मिल्स केस में कहा कि यार लड़ो मत, क्या मत करो, लड़ो मत, आपस में समन्वय रखो। आपस में क्या रखो बताओ मेरे को, समन्वय रखो। तो ये बातें हमको क्या रहनी चाहिए, पता रहनी चाहिए। मौलिक कर्तव्य थोड़ा सा अब देखो, कर्तव्य बहुत सारे गलत लिख देते हैं हिंदी के हिसाब से, संस्कृत में तो सही है, कर्तव्य गलत। हिंदी की अधिकांश जो बुक है, अच्छे अच्छे राइटर है, वो कर्तव्य को इस तरीके से लिखा हुआ मानते हैं। कैसे, क्री प्लस तव्यत से बना है ये, पढ़ते जो तोड़ेंगे ना इसको, क्री प्लस तव्यत। तो देखो क्री ये ऊपर जाता है रह उसमें, तो ये ऐसे कर्तव्य बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो कर्तव्य थोड़ा देख लेना इस तरीके से। तो मौलिक कर्तव्य क्या है हमारे संविधान में, कितने मौलिक, कभी भी जो है बुक्स वगैरह देखना, 10th की, 11th की, 12th की, 6th की, 4th की, उनमें आगे आगे ये, ताकि हम जाने यार हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना भी लिखी हुई रहती है फर्स्ट पेज पे, इधर साइड में जो है ये मौलिक कर्तव्य भी लिखे हुए रहते हैं। हमको पता नहीं रहना चाहिए हमारा क्या क्या कर्तव्य है, कौन से हमारे 11 कर्तव्य, जो भी तो हर जगह वो लिखते हैं। तो पहले थे क्या मूल संविधान में कहाँ थे सर, इतने अनुच्छेद आपने भाग 3 4 कहीं बताए ही नहीं। तो कहीं ना कहीं तो होंगे, तो भाग बाद में जोड़े गए हैं 4 के में, किसमें, 4 के में। कौन से संविधान संशोधन में, एक संविधान संशोधन है, कभी अलग से हम डिस्कस करेंगे। आपातकाल के दौरान लाया गया था 42वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट संविधान है, संशोधन है। संविधान संशोधन कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है 76 है, ये 1900 कब, 76 के 42वें संविधान संशोधन में। इसमें बहुत सारे प्रस्तावना में, जैसे पहले हमारे समाजवादी शब्द नहीं लिखा हुआ था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, अखंडता नहीं थी, ये सब इसमें जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में। प्रस्तावना देखेंगे जब हम, थोड़ा सा उसको क्या कर लेंगे, देख लेंगे। तो ये जो नीति निदेशक तत्व की, सॉरी ये
ड्यूटीज है, मतलब 11 ड्यूटीज है टोटल। कितनी ड्यूटी, हमारा भी तो अधिकार तो ले लिए साहब, ये अधिकार होने चाहिए, स्वतंत्रता का होना चाहिए, 23-24 कहता है शोषण के विरुद्ध होना चाहिए। क्या हमारी कोई ड्यूटीज नहीं है, हमारे कोई कर्तव्य नहीं है? हमारे क्या होने चाहिए, कर्तव्य भी होने चाहिए। तो कर्तव्य पहले संविधान निर्माताओं ने तो नहीं बनाए, इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल के टाइम जो है कर्तव्य बना दिए। कोई समिति बनाएगी ऐसे खुद ही ले, कोई ना कोई समिति बनाएगी। कौन सरदार जी थे, एक स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति, स्वर्ण सिंह समिति। अब डीप जाता है ना जब ये अलग से मूल करते हुए, तो इस समिति के सदस्य तक पूछ लेता है, और इनके जो क्रम भी पूछ लेता है कि कौन से, मतलब चौथे नंबर पे कौन कौन से शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य हमारे, तो ये है कि आधारभूत विशेषताएं तो हमको पता रहना चाहिए हमारे संविधान में क्या है, मौलिक कर्तव्य थे क्या, नहीं थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे लगा 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां। लास्ट ही लास्ट कितने कर्तव्य टोटल, 11। अभी जो 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना है, उनके माता पिता का कर्तव्य है। आरटी एक्ट आया है बाद में, सरकार 1 अप्रैल 2010 को, आप तो मैनेजमेंट में पढ़ते ही हैं, तो अलग से एक्ट लाना पड़ा, कर्तव्य बनाना पड़ा। क्या बनाना पड़ा, 11वां कर्तव्य जो है बनाना पड़ा। 86वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा था, 11वें नंबर का। बुक्स देखना आपके पास किसी न किसी क्लास की तो होगी, उनमें नहीं दिल लिखे हुए क्या, पहले ही पहले पेज पे इधर साइड में ये क्यों है, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन से एक और कर्तव्य जोड़ा गया। तो अभी वर्तमान में कर्तव्य कितने हो गए बताओ मेरे को, 11 हो गए। क्या इनको किसी संविधान में कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा, किसी अनुच्छेद में भेजना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। तो कौन से अनुच्छेद में भेजा इसको, 51 K में भेजा। किस में भेजा, 51 K में भेजा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल मौलिक कर्तव्य, मौलिक क्या, कर्तव्य, सॉरी कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहाँ पे है बताओ मेरे को। कोई तो कोई भाग होगा, तो भाग 22 है, तो भाग 22 तो 22 ही रहे, चेंज हुए क्या भाग, अपन ने पढ़ा क्या कि 22 की जगह 24 हो गए। मूल संविधान में 22 थे, अभी भी है, तो आगे कुछ लगाना पड़ेगा। 4 K, ये तो है भाग। अनुच्छेद, अनुच्छेद कहाँ पे भेजा, 51 K में। कौन से अनुच्छेद में भेजा, 51K में। अब बताओ यार ये लिए कहाँ से गए हैं, तो कोई ना कोई से तो लिए हैं। तो मैंने पहले ही कहा था पिछली क्लास में कि ये सब कहाँ से लिए गए हैं, रूस से। अधिकार कौन, अमेरिका का। नीति निदेशक कहाँ के, आयरलैंड के। कर्तव्य किसका, रूस का। कर्तव्य करना है हमारी मतलब उसका कर्तव्य किसका है, रशिया का है। तो ये टोटल कितने हैं, 11 है। मूल संविधान में कितने थे, 10 थे। अब कितने हो गए, 10+1। कितने हो गए, 10+1। ये कब जुड़ा, एक 86वें संविधान संशोधन से, जो एजुकेशन वाला है, 6 से 14 वर्ष का। तो वर्तमान में कितने हो गए, 11 हो गए। वर्तमान में कितने हो गए, 11। तो ये सारी बातें हमको क्या रहनी चाहिए, पता रहनी चाहिए। अब देखो 4 K में है, ए भी लिख सकते हैं। मूल कर्तव्य है, जिसमें अनुच्छेद कौन सा है, 51K। कौन सा अनुच्छेद है, 51K जो है अनुच्छेद है। ये सारी बातें हमको पता रहनी चाहिए। आगे देखो, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब देखो ये धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष। और ये तो अभी थोड़े दिन पहले चर्चा में था। अभी सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका लगाई है कि ये दो शब्द जो है ना, समाजवादी जुड़े तो 3 थे प्रस्तावना में, ये दोनों शब्दों को हटा दिया जाए, समाजवादी को और पंथ निरपेक्ष को। किसको, सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको, पिटिशन को ही क्या कर दिया, खारिज कर दिया। क्यों, मूल संविधान में थे क्या समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, नहीं थे। मूल संविधान में क्या नहीं थे, न तो समाजवादी शब्द था मतलब प्रस्तावना में, और नहीं कौन सा शब्द था बताओ मेरे को, पंथ निरपेक्षता। जब अभी आप प्रस्तावना देखोगे तो ये दोनों जो है शब्द लिखे हुए मिलेंगे, समाजवादी। ये मैंने कहा था कौन से संविधान संशोधन से जुड़े, 42। और क्या अभी जोड़ा था बताओ मेरे को, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मूल कर्तव्यों को जोड़ा था। किसको जोड़ा था, मूल कर्तव्य को जोड़ा था। तो इस पंथ निरपेक्ष जो संविधान की जो है, इसमें धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। तो सीधा सीधा कहीं पूछ ले किससे जोड़ा गया था। क्या हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष है क्या, कहीं दिखता है क्या। तो पिछली क्लास को अगर देखोगे तो मैंने कहा था अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता को स्थापित करता है। किसको करता है, अब समानता का अधिकार हमने देखा ना, कौन सा अधिकार देखा, समानता का। समानता होगी तो भाई कैसे कैसे होगी, तो समानता कहाँ से कहाँ तक है बताओ मेरे को, अनुच्छेद 14 से 18।
तो 14 से 18 में जो अनुच्छेद 14 है वो कहता है विधि के समक्ष कानून के समक्ष सारे के सारे क्या है, सेम है। बताओ मेरे को 25 क्या कहता है, अभी पीछे पड़ गए हैं। 25 क्या कहता है, किसी भी धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 29-30 क्या कहता है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। किसका, शिक्षा और संस्कृति का। 27 को क्या करवाया था, कर कर वाला, कि ये धार्मिक संस्थाओं को कर वर में क्या है, छूट। 21 किसका अधिकार, जीवन का अधिकार। किसका अधिकार, जीवन का। ये थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया रहना चाहिए, डीप अपने अंदर है, अंदर का है ही नहीं हमारे, तो ये रहना चाहिए थोड़ा ध्यान। तो अनुच्छेद 14 किसके समक्ष समता, विधि के समक्ष। तो अब विधि के समक्ष समता में कोई ना कोई आधार होंगे, तो उसमें एक आधार है कि धर्म के आधार पे भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके आधार पे, धर्म के आधार पे जो है। ये तो विधि के समक्ष समता है। और जो अनुच्छेद 14-15 ये दोनों, इसमें क्या है, धर्म के नाम पर 15 में किसी भी प्रकार का क्या नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। 16 सार्वजनिक सेवाओं का है, तो इसमें भी धर्म का। कुल मिला के ये मैंने इसलिए एग्जाम्पल लिए कि भाई हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, प्रचार की स्वतंत्रता है। 25 कहता है किसी के भी धर्म के आधार पे किसी भी प्रकार का क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे देश में विधि के समक्ष क्या है, समता है। क्या है, समता। 25 से 28 तो पूरे के पूरे किससे संबंधित है, बताओ मेरे को, धार्मिक स्वतंत्र, उसका नाम ही यही है, धार्मिक क्या है, स्वतंत्रता का। हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है इसको पंथ निरपेक्ष घोषित करती है 42वें संविधान संशोधन से। किसके, 42वें संविधान संशोधन से। तो ये हमको जो है सारे ये पता मतलब समझाने के लिए मैंने बताए हैं। जैसे 29-30 जो है क्या है, बताओ मेरे को, धार्मिक मतलब सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार अल्पसंख्यकों वगैरह के लिए, तो वो 29 हो गया, वो भी धर्म के आधार पे हो गया। 27 मैंने कर वाला बताया था अभी, ठीक है। 26 प्रबंधन वगैरह का है, तो ये याद नहीं करने इनको, मैंने तो इसलिए कि भारतीय पूछ लेगा सीधा, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, और उसमें पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है दे देगा, तो वो थोड़ा सा हमको पता रहना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या कहते हैं, बहुत सारे अनुच्छेद कहते हैं, हमारे को इनमें नहीं जाना है ज्यादा, ठीक है। अनुच्छेद 44 मैंने बताया था, एक समान नागरिक संहिता की बात करता है। किसकी बात करता है, एक समान नागरिक संहिता की। ये पिछली क्लास में हमने डिसाइड किया था कि भाई ये पर्सनल लॉज वगैरह ये क्या हो जाएंगे, एक तरीके से समाप्त, सबके लिए एक समान नागरिक संहिता। और ये किस में आता है 44, बताओ मेरे को, डीपीएसपी में आता है। किसमें आता है, डीपीएसपी में। तो इसमें इतना जाना नहीं है हमारे को, तो बस इतना याद रहना है, प्रस्तावना का मेन है कि पंथ निरपेक्ष घोषित करती है। बाकी 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का क्या है, अधिकार है। 29-30 क्या है, बताओ मेरे को। 29-30 जो है घोषित करता है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, जो अल्पसंख्यक वगैरह है। तो ये सारी की सारी बातें हमें क्या रहनी चाहिए, पता रहनी चाहिए। आगे देखो, अब थोड़ा सा ऐसे ही पंथ निरपेक्षता का टॉपिक, ये प्रस्तावना में हम समझेंगे वैसे। अब देखो, जो यूरोप होता है ना, यूरोपीय कंट्रीज वगैरह, पश्चिम के देश, यहाँ पे क्या होता है, ये राज्य और ये धर्म। पश्चिमी जो देश है उनमें राज्य के और धर्म के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों बिल्कुल क्या है, अलगाव है। दोनों के बीच में क्या है, अलगाव। कौन से देशों में, पश्चिम के देशों में। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, जैसे राज्य और धर्म बिल्कुल अलग नहीं है, ठीक है। राज्य का ये दायित्व है कि भाई वो क्या करे, अपन ने पढ़ा ही था कि प्रचार प्रसार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। सबका समान रूप से क्या करे, आदर करे। कैसे, क्या करे, आदर करे। पश्चिम की उदाहरण क्या कहती है, बिल्कुल अलगाव। हमारे बिल्कुल अलगाव की है ही नहीं, कि ये दोनों बिल्कुल क्या है, अलग है। क्या है, अलग है। जैसे धार्मिक संस्था, अल्पसंख्यक संस्थाएं वगैरह, उनको क्या करती है, प्रमोट करती है सरकार वगैरह। तो ये सारे है समान आदर। क्या है, समान आदर। जो पंथ निरपेक्षता की जो शर्तें वगैरह होती है वो हम उसमें प्रस्तावना में देखेंगे। बस इसमें इतना याद रख लो अभी कि दोनों जो है अलग नहीं है। दोनों क्या नहीं है, अलग नहीं है। कौन, राज्य, जैसे अपनी भारत सरकार, और धर्म अलग नहीं है। राज्य क्या करेगा, धर्म को प्रमोट करे, प्रमोट, समान आदर सभी धर्मों के पास, किसी भी प्रकार का भेदभाव वगैरह का ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो बताओ ये सकारात्मक बात है या ये सकारात्मक है, ये सकारात्मक बात है। यहाँ पे आदर है, समान आदर है। तो हमारे जो धर्म, इसका कॉन्सेप्ट है धर्मनिरपेक्षता का, वो किस रूप में है, सकारात्मक रूप में है। किस रूप में है, बताओ मेरे को, सकारात्मक रूप में है। तो ये थोड़ी सी बात हमें पता रहनी चाहिए। सार्वभौम वयस्क, देखो वयस्क कैसे लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे लिख देते हैं वयस्क हिंदी में, ये क्या है, गलत है। दंपत्ति को गलत लिखते हैं, छोटी की मात्रा लगाते हैं ऐसे, ये क्या है, दंपत्ति। पुनरावलोकन, पुनरावलोकन लिख देते हैं पुनरावलोकन को। ज्योत्सना गलत लिखते हैं, उज्जवल गलत लिखते हैं,
उज्जय वयल है, ऐसे लिखते हैं। अब जय पूरा लगाते हैं बहुत सारे, तो ये ध्यान रहना है वयस्क। ये रहा देखो, सार्वभौम सबका वयस्क मताधिकार, मैंने पहले ही कहा था। 61वें पहले कितने साल का वोट देता था? 21 साल का। 61वें संविधान संशोधन अभी थोड़ी देर पहले बताया, कौन सा? 61वां। उससे एज कितनी कर दी? 21 से घटा करके 18 कर दी। क्या ऐसा है क्या किसी के पास ज्यादा पैसा है, संपदा है, या जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे ऐसे वोट वोट का है क्या यहाँ पे? हमारे यहाँ सार्वभौम, सार्वभौम का मतलब भौम यानी भूमि पे जितने भी अपने यहाँ के पे सारे, लेकिन बस एज का क्राइटेरिया है। किसका क्राइटेरिया? एज का क्राइटेरिया। कितनी होनी चाहिए न्यूनतम उम्र? 18 साल। कौन से संविधान संशोधन से? 61वें संविधान संशोधन से। कौन से? 61वें संविधान संशोधन से ये किया गया है, ठीक है। 61वां देख लेना आप। आगे देखो, एकल नागरिकता मैंने पहले ही अच्छे से समझा दिया। एकल नागरिकता बताओ एकात्मकता का गुण है या? इनको ऐसे रटने नहीं लग जाना एक एक की इतनी विशेषताएं हैं 8-10 को, जो है हमको तो पता रहनी चाहिए, ऑप्शन में आएगा। तो ये एकात्मकता का है। दोहरी सरकार किसका है बताओ मेरे को? दोहरी सरकार संघात्मक का है। संविधान की सर्वोच्चता किसका है? संघात्मक का है। शक्तियों का वितरण किसका है? संघात्मक का है। किसका है? संघात्मक का है। एकल नागरिकता किस बताओ मेरे को? एकीकृत न्यायपालिका, एकात्मकता का। अवशिष्ट शक्तियां, एकात्मकता का। अवशिष्ट शक्तियां किसका है? एकात्मकता का है। राज्यपाल का पद किसका है? एकात्मकता का है। राज्यपाल का पद किसका है? एकात्मक। आपातकालीन प्रावधान, एकात्मकता का। किसका? एकात्मकता। तो यहाँ पे एक ही नागरिकता है, राज्यों के आधार पे नागरिकता नहीं है। किसके आधार पे नागरिकता नहीं है? राज्य के आधार पे नागरिकता नहीं है। भारतीय संविधान फेडरल है। फेडरल का मतलब इसकी विशेषता कैसी है? संघीय है। लेकिन ये जो गुण है एकल नागरिकता वाला, वो किसका है? एकात्मकता का। मैंने अच्छे से जो है आपको ये चीजें पहले समझा दी है। आगे देखो, स्वतंत्र निकाय। जो ये बहुत सारे निकाय होते हैं, ये क्या है? अलग अलग। अब निकाय अलग अलग होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है हमारे, और गैर संविधानिक भी है। संविधानिक लिखते हैं, संविधान नहीं, संविधानिक। एक पढ़ते से पता है ना, आध्यात्मिक बनता है, जैसे संविधानिक लिखना है, स्टेचुटरी। तो अब देखो, निर्वाचन आयोग, ठीक है। अब निर्वाचन आयोग बिल्कुल स्वतंत्र है। क्या है? निर्वाचन आयोग स्वतंत्र। थोड़ा अनुच्छेद पता रहना चाहिए, 324 से 329 तक है। ये केग है। केग क्या होता है अलग से पढ़ेंगे हम, थोड़ा ध्यान रख लो। केग 148 से लेके कहाँ तक है? 151 तक है। 148 से कहाँ तक? 158। संघ लोक सेवा आयोग 315 से लेके कहाँ तक? 324 तक। 24 नहीं, 23, 323 तक। तो ये थोड़ा सा जो है हमको क्या रहना चाहिए? पता रहना चाहिए कि ये जो है ऐसे जो है क्या है, अंग है बहुत सारे, ये स्वतंत्र निकाय है। ये अंडर जैसे आरपीएससी वगैरह है, तो ये ऐसे नहीं है कि जो है केंद्र उसके सरकार गवर्नमेंट के उसमें, हाँ नियुक्ति वगैरह कर सकते हैं राज्यपाल के थ्रू, लेकिन ये सारे क्या है एक तरीके से स्वतंत्र निकाय है। क्योंकि इनको जो है फिर हटाना बहुत ज्यादा क्या है, प्रोसेस, टफ प्रोसेस है, वो सारी हम देखेंगे। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है बस, कि यहाँ पे केवल जो है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका ही नहीं है, बहुत सारे स्वतंत्र निकाय भी है। निर्वाचन आयोग, कौन सा आयोग? केग। केग क्या करता है? ऑडिट वगैरह का ये काम जो है जितने भी वो करता है, लोग ये समितियों वगैरह के संविधान की। तो ये हो गया संघ लोक सेवा आयोग, 315 अनुच्छेद 15 से 24 आगे तक, 23 तक। तो ये बहुत सारे क्या है हमारे स्वतंत्र निकाय भी जो है। आपातकालीन प्रावधान है कि नहीं है? है। मैंने पहले कहा था, कहाँ से लेके कहाँ तक? 352 से लेके 360 तक। तो तीनों को जो है थोड़ा देख लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे हम। 352 बताओ, 352 जो है को बोला जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल। ये अलग से हम टॉपिक लेंगे आपातकाल का। अभी थोड़े अनुच्छेद 352 कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल। 352 में कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रीय आपात। संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, ये मैंने कहा ही था, राज्यपाल का पद से इसको जोड़ा था। संवैधानिक तंत्र की क्या? संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए तो राष्ट्रपति शासन। ये किससे होता है बताओ मेरे को? 356 से। किससे? 356 से। 360 में क्या है कि वित्तीय अस्थिरता पैदा हो जाए देश में, तो कौन सा आपातकाल लगता है? वित्तीय आपातकाल। इस पे पूरी अपने एक क्लास आएगी जब राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे हम तो। 352, 356, 360। 356 क्या है बताओ मेरे को?
अगर किसी भी राज्य में संविधान के हिसाब से कार्य नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति शासन की राज्यपाल साहब क्या कर देंगे, सिफारिश कर देंगे। केंद्र पावरफुल हुआ कि नहीं हुआ, एक तरीके से हुआ। एकात्मकता का लक्षण है या जो है संघात्मकता का, राज्यपाल का पद एकात्मकता का, किसका, एकात्मकता। अब जो ये 352 है ना, इसी को आधार बना के इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था 1975 में, जून 1975 में। किसको, राष्ट्रीय आपातकाल को, ठीक है। उस टाइम उसमें एक शब्द लिखा हुआ था आंतरिक अशांति। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहे हो भाई साहब, कोई ना कोई आधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ऐसे तो आपातकाल लगता नहीं है जब सारी की सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाएगी उस टाइम। तो शब्द क्या लिखा होता, आंतरिक अशांति। क्या कोई आंतरिक अशांति को डिफाइन कर सकता है कि यार आंतरिक अशांति, कुछ ही थोड़ा सा एक मैटर ही हुआ, ये सब आंतरिक अशांति फैल गई, आपातकाल लगा दिया। कुछ किसी भी तरीके से ये तो लगाया जा सकता है। बाद में 44वां संविधान संशोधन में 1978 में, जिसमें संपत्ति के अधिकार को भी मूल अधिकार से हटाया था, हमने क्लासेस में देखा था पिछली क्लास में। तो 44वें संविधान संशोधन से उस शब्द को ही हटा दिया, आंतरिक अशांति शब्द को, और उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द डाला गया। फिर बाद में कौन सा शब्द डाला गया, सशस्त्र विद्रोह। किसमें, अनुच्छेद 352 में। तो आधार क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। सीधा पूछ लेगा ये आधार में कौन सा शब्द प्रयोग में नहीं है, आंतरिक अशांति भी देगा वो। अब नहीं है आंतरिक अशांति, कौन से संविधान संशोधन से हटा दिया, 44वें संविधान संशोधन से। अब क्या है, अब देखो, या तो युद्ध हो जाए, क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, या क्या हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए। क्या हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, या क्या हो जाए, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह, या क्या हो जाए, सशस्त्र, शस्त्र किसको बोलते हैं पता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। अब ये देखो, हमेशा बताता हूं मैं, अस्त्र और शस्त्र जो फेंक करके चलाया जाता है वो क्या है, अस्त्र है। तो हाथ में रखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, शस्त्र कहेंगे। तो सशस्त्र जो है क्या हो जाए, विद्रोह हो जाए। तो ऐसी 3 सिचुएशन है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। आंतरिक अशांति है क्या, नहीं है, आंतरिक अशांति शब्द यहाँ पे प्रयोग में नहीं लिया गया है, ठीक है। कौन सा शब्द प्रयोग में नहीं लिया गया है, 352 में, आंतरिक अशांति। कौन सा शब्द प्रयोग में नहीं है, आंतरिक अशांति शब्द कहीं भी प्रयोग में नहीं लिया गया है। कौन सा शब्द प्रयोग में नहीं है, आंतरिक। कौन कौन से, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ये जो है अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति शासन वाला मैंने पूरा समझा दिया। और कोई केंद्र निर्देश देता है तो 365 से उसको नहीं मानने ना, तो भी जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 356 में तो क्या है, 356 में है राष्ट्रपति शासन, यानी कहीं पे संवैधानिक तंत्र की क्या हो जाए, विफलता हो जाए। क्या हो जाए, विफलता। अगर केंद्र सरकार कोई निर्देश दे रही है, कोई राज्य मान ही नहीं रहा है, 365 लगेगा सीधा। और क्या हो जाएगा, 365 से आपातकाल लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। वित्तीय आपातकाल मैंने बता दिया, अनुच्छेद किस में आता है, 360। ये प्रत्याय है, ये 360 में आता है। किस में आता है, 360 में। पहले एक आता मैंने, आपातकाल जो है एक तरीके से एकात्मकता का लक्षण है। तो आपातकाल के समय में, किसके समय में, आपातकाल के समय में जो राज्य के पास जितनी भी शक्तियां हैं उस पर अधिकार हो जाता है एक तरीके से केंद्र का, संघ का। किसका, संघ का। तो पहले समझाया कि नहीं, आपातकाल किसका उदाहरण है, एकात्मकता का। किसका उदाहरण है, एकात्मकता का। आपातकाल के समय में सारे कानून वानून राज्य के सूची वगैरह के बनाने किसके पास आ जाएंगे, केंद्र सरकार के पास आ जाएंगे, संघ सरकार। ये हमारे संविधान की क्या है, अद्वितीय विशेषता है। ये हमारे संविधान की क्या है, एक अद्वितीय विशेषता है। कोई संविधान संशोधन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, राज्य सरकार की सारी पावर आपातकाल लगते ही जो है किसके हाथ में आएगी, केंद्र सरकार के हाथ में आएगी। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, आपातकाल में अलग से हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अब देखो, ये मैंने बताया ही था, त्रिस्तरीय सरकार, केंद्र, राज्य और पंचायती राज। केंद्र, राज्य और क्या, पंचायती राज। क्या ये समझा रखा है क्या, हाँ सर ये पंचायती राज मूल संविधान में था क्या, पंचायती राज मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में नहीं था तो कहीं ना कहीं संविधान निर्माताओं ने हिंट दिया होगा। हाँ सर हिंट दिया, किस में हिंट दिया, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 क्या है, किस में आएगा, डीपीएसपी में, भाग 4। डीपीएसपी यानी नीति निदेशक तत्व। फिर इसको लगाना तो था ही, तो कौन से संविधान संशोधन से लगाया, 73वें और 74वें संविधान संशोधन से
तो अब ये सरकार कैसी हो गई, त्रिस्तरीय सरकार हो गई। ये ग्राम पंचायत वगैरह, पंचायत समितियां ये हो गई। क्वेश्चन आएगा नहीं, बस थोड़ा याद रखना कि देश में कैसी भी है। जो नॉर्मली फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं उनके हिसाब से भी जो है ये मैं बना रहा हूँ कि 73वें 74वें संविधान संशोधन से त्रिस्तरीय सरकार हो गई। पहले हमने पढ़ाया था कि दो सरकारें ही हैं, दो सरकार संघात्मक का लक्षण है। त्रिस्तरीय सरकार 73वें 74वें संविधान संशोधन से हुई थी। ठीक है। सहकारी समितियां भारत में जो है, आपको पता है सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह। कौन है, अमित शाह है, जो कि देश के क्या है, गृह मंत्री भी है। ठीक है। तो सहकारी जो कोऑपरेटिव जो वगैरह समितियां वगैरह है, तो ये भी बाद में जुड़ी, जैसे किससे मतलब 97वां संविधान संशोधन से इनको, पहले ये संवैधानिक दर्जा नहीं था। 97वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, उससे क्या हो गया, इसको दे दिया। अब मेरे को कौन बता सकता है 61वें में क्या हुआ था, बताओ मेरे को। 61वें संविधान संशोधन में एज जो है 21 से कितनी की थी, 18 की थी। कितनी की थी, 21 से 18 की थी। 42वां कौन बता सकता है मेरे को। 42वें में सर कर्तव्य जुड़े थे, क्या जुड़े थे, स्वर्ण सिंह समिति पे। और बताओ कौन इंपॉर्टेंट पड़ा, पंथ निरपेक्षता प्रस्तावना में और समाजवाद अखंडता जैसे शब्द जोड़े थे। पंथ निरपेक्षता और कैसे शब्द जोड़े थे, समाजवाद। आंतरिक अशांति शब्द को कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया, 44वें से। कौन से संविधान संशोधन से, 44वें संविधान संशोधन से आंतरिक अशांति शब्द को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये सारी जो है हमारे बातें हैं। अब देखो आगे, संविधान की जो है आलोचना, कि भाई कैसे कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारे जो है क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, किस किस आधार पे जो है करते हैं। मैं अच्छे से जो है ये चीजें पहले ही बता रखा हूँ, पिछली क्लास में बताई थी। 1935 की नकल कहते हैं उसको, कारी कहते हैं। जैसे कपड़ा होता है, उसका कुछ छिपाने के लिए क्या लगाते हैं, कारी लगा देते हैं ना साइड में, तो उसको पेबंदगिरी बोलते हैं। तो कोई कोई कहता है कि ये उदार का संविधान है, क्या कहता है, उदार का। मौलिक कुछ भी नहीं है, ये हम पहले ही पढ़े हैं। या तो 1935 से लिया, दूसरे देशों से ले लिया। तो मूल कर्तव्य जो मान लो मौलिक अधिकार अमेरिका से ले रहे हो, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से ले रहे हो, विधि का शासन जो है कहाँ से ले रहे हो, मतलब ये संसदीय सरकार या विधि का शासन वगैरह ये ब्रिटेन से ले रहे हो। संघात्मक ढांचा कहाँ से ले रहे हो, कनाडा से ले रहे हो। कहाँ से ले रहे हो, कनाडा से ले रहे हो। तो ये सारी की सारी उधार का संविधान है, कि तुम तो जो उधारी की एक बोरी है। किसकी एक बोरी है, उधारी की। इसको होच पोच होच पोच हो जाए, कुछ भी बोलते हैं हमें, होच पोच हो गया तो होच पोच मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अलग अलग जगहों से जो है अनटाइडी वे में, अलग मतलब अनटाइडी मतलब कैसे ही जो है उठा उठा कर किस में डाल दिया, संविधान में। इसको होच पोच, पेबंदगिरी यानी कारी लगाई हुई कि कुछ भी जो है कर दिया, इसको पेबंदगिरी, ऐसी चीजें बोल ली जाती है हमारे संविधान जनरली। 1935 की कार्बन कॉपी बोलते हैं, किसकी कार्बन कॉपी बोलते हैं, 1935 की जो है कार्बन कॉपी इसको बोलते हैं। उदार का थैला, उदार का संविधान, ये सब आलोचना करते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे आलोचना। इससे क्वेश्चन जनरली बनेगा नहीं। ज्यादातर किसका आलोचना बताते हैं कि 1935 के जो है इसका ज्यादातर जो प्रावधान हमने पढ़ा ही था, न्यायालय का प्रावधान 19 पिछली क्लास में देखा था। न्यायालय का प्रावधान कहाँ से लिया गया, 1935 से लिया गया। संघीय व्यवस्था जो इतना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से लिया गया, इससे लिया गया। और जो है बताओ मेरे को, यूपीएससी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया, 1935 के एक्ट से लिया गया। किससे लिया गया, 1935 के राज्यपाल का, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का। ये सारे 1935 में, मेरे को उम्मीद है पिछली क्लास आपको याद होगी। अगली जो थर्ड क्लास होगी, दोनों क्लासेस को हम क्या करेंगे, अच्छे से रिवाइज भी उसमें देख लेंगे। आप अच्छे से उसको तैयार रखना, याद मतलब। तो संविधान ने बड़ी संख्या में जो है कहाँ से एक्ट लिए, बताओ मेरे को, 1935 से लिए। इसलिए बोला कि ये उसकी क्या बन गई है, कार्बन कॉपी बन गई है। क्या बन गई, कार्बन कॉपी। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो ये श्रीवास मतलब श्रीनिवासन जी है, कौन है, श्रीनिवासन जी, इन्होंने यही कहा कि भाषा और वस्तु, जितनी भी भाषा वगैरह है, ये सारी की सारी कॉपी कर दी। कहाँ से, 1935। ऐसा आरोप लगाते हैं। उदार का संविधान, पेबंदगिरी वगैरह, ये सारे क्या लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। जेनिंग्स का मैंने कहा ही था, पिछली क्लास में समझाया था कि जेनिंग्स जो है क्या कहते हैं कि पार्ट ही ऐसे हुबहू के हुबहू क्या हो गए हैं, उतार लिए गए हैं। तो ऐसा कथन दे रहा है हमारे, एक क्वेश्चन इसलिए दिया है कि कथन पूछ लेगा सीधा ही कि कौन कहता है कि 1935 से हुबहू क्या किए गए हैं, उतारे गए हैं। तो ये हमको थोड़ा ध्यान रख लेना है। ठीक है। इसका बहुत सारा महाकाय आकार, तो जनरली जो ये आलोचना वगैरह का है ना, ये आइवर जेनिंग्स बोलते हैं। कौन बोलते हैं, आइवर जेनिंग्स की। बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़े की जरूरत नहीं है, इसके प्रावधान बाहर से लिए गए हैं।
कैसे उठाएं, होच पोच, यानी कुछ चयन वैन ढंग से नहीं किया गया है, लंबा है, जटिल है, ये सारी की सारी बातें इसकी आलोचना में कही जाती है। कुछ बोलते हैं इसको कि ये वकीलों का स्वर्ग है। वकीलों का स्वर्ग कैसे हो सकता है कि जो संविधान की भाषा वगैरह है वो किसके अनुकूल है, मतलब ऐसे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज में लिए गए हैं। आइवर जेनिंग ही बोलते हैं, मैंने पहले ही कहा था, ये आइवर जेनिंग का ही करना है कुछ भी आलोचना, टेक्निकल वर्ड्स है। अब पढ़ो देखो संविधान को, हमारे को बहुत सारे वर्ड समझ में नहीं आए, तो किसका स्वर्ग है, वकीलों का, कि भाई ये एक तरीके से प्रोत्साहित करेगा वकीलों को, ऐसा आरोप लगाते हैं। कौन है, आइवर जेनिंग्स। तो ये थोड़ा हमको ध्यान रख लेना है कि जो टेक्निकल वर्ड से कहने का मतलब है, जो कानूनी भाषा है वो बहुत ज्यादा क्या है, टफ है, इसलिए इसको क्या कहा है, वकीलों का स्वर्ग कहा है। किसका स्वर्ग का, वकीलों का स्वर्ग का, बहुत जटिल है, हर चीज के समझ में नहीं आता है, ये बातें हमको है। तो ये सारी की सारी हमारी क्या थी, चीजें थी। इसको इन दोनों क्लासेस को हम 20-20 मिनट 15-20 मिनट में थर्ड क्लास में, जो क्लास थर्ड होगी इसमें अच्छे से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। इसको अच्छे से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि जो है आपको 5-7 डेज में जो है क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन के, इसके भी, और करंट वगैरह के, करंट की क्लास का तो संडे को, नेक्स्ट संडे को जो है करंट की क्लास लेंगे नवंबर माह की, किसकी, नवंबर माह की। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो, एल क्लासेस को, जो है बिल्कुल भी जो है, जो भी क्वेश्चन रहेंगे बस पेड नहीं रहेंगे किसी भी तरीके से, जब तक कि हमारा फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक इसमें मतलब क्वेश्चंस वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है इसमें क्या किए जाएंगे, डाले, अपलोड मैं कर दूंगा, और इसकी प्रूफ रीडिंग वगैरह का जो है क्वेश्चंस की मैं ही देख लूंगा। कौन ऐप से रिगार्डिंग कोई भी डाउट वगैरह हो तो शुरू क्लास में मैंने कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह आपको इनके प्रोवाइड किए हैं सर के, तो ये आप दे सकते हो, देख सकते हो। टोटली ये ऐप क्या रहेगी, बिल्कुल ये निशुल्क है, पेड पेड नहीं है, बिल्कुल भी निशुल्क है। क्लासेस से रिगार्डिंग जो है डाउट्स मैंने आपको बताई दिए कि करंट की क्लास नवंबर में, इसमें संडे को जो डाली जाएगी, लास्ट जो है नवंबर माह की, कौन से माह की, नवंबर माह की। इसी के साथ इस सेशन को जो है हम यहीं समाप्त करते हैं, और आप अच्छे से इसको रिवाइज रखना। हम क्लास थर्ड में इनको अच्छे से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। शुरू में ही जो है इसको दोनों क्लासेस को 10 मिनट 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, बस याद होनी चाहिए हमें। याद होगी तो जैसे भी आज तो समझाना पड़ रहा है, बेस बैकग्राउंड तैयार करना पड़ रहा है कि यार किसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, किसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव, इसलिए। तो उम्मीद है कि आप इस क्लास को अच्छे से पूरी कंप्लीट देखेंगे, और पूरी क्लास को क्या करेंगे, अच्छे से रिवाइज रखेंगे। अगर रिवाइज रखेंगे, एग्जाम से पहले 2-2 3-3 बार रिवाइज कराना मेरा दायित्व है। लेकिन अगर फर्स्ट क्लास को हम मान लो नहीं देखें, स्किप करें, सोचें कि क्लास थर्ड हमारे समझ में आती रहे, सेकंड आती रहे, तो वो दिक्कत है। क्योंकि मैं इंटरलिंकिंग अप्रोच पे चलता हूँ, पिछली क्लासेस को रिवाइज, मतलब पिछले जो फैक्ट्स जो भी पढ़ाए हैं, जैसे आज भी पिछली बातें आ रही है, तो ऐसे नहीं कि बिल्कुल क्लासेस का क्या कर दें, हम अलगाव कर दें, आपस में इंटरलिंक करके क्लासेस करेंगे। तो इसी के साथ आज इस सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू।